आज आपका डे 1 है जीरो टू हीरो कोर्स का। और इस कोर्स की अगर आपने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस कोर्स की इंट्रो वीडियो देख लें, उसके बाद ही आपको डे 1 कंप्लीट करना है। और ऐसे ही आपको डे वाइज चलते रहेगी ये सीरीज। तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी है, उसके लिए आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम मैथ्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम मैथ्स लेंगे, जब हमारा थोड़ा सा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश और हमारे जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है, उसका अगर थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे। और चारों ही आपके सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा, पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो है रीजनिंग के अंदर जो सादृश्यता टॉपिक आता है, एनालॉजी, उससे 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है भाग 1, ठीक है, उसके हम बेसिक भी कर लेंगे और 1 से लेकर 25 क्वेश्चन भी आज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए आप इंग्लिश के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। सिनोनियम जो है वो 1 से लेकर 10 तक हम आज निपटा देंगे, यानी समानार्थी शब्द। एंटोनियम जो है विलोम शब्द, वो 1 से 10 हम कर लेंगे आज। और इडियम्स यानी मुहावरे जो है आपके 1 से 10 कर लिए जाएंगे। और वन वर्ड यानी एकल शब्द जो है 1 से 10 हम वो भी आज कर लेंगे, ठीक है। इसको याद करते हुए चलेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों को। तो आपको ये पैनिक नहीं होना है कि ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे देखें हम जनरल अवेयरनेस के अंदर हम बायोलॉजी का परिचय में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग का कुछ पॉइंट्स देखेंगे, और एनवायरनमेंट के परिचय में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अब हम बता दें कि ये तीनों ही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नॉर्मली आपको पता होने चाहिए, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पॉलिटी एंड सिविक्स। उसमें भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य, इससे आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम के अंदर, तो इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा, फिर हमारा डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसको बिल्कुल हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर सादृश्यता, एनालॉजी भाग 1, उसके क्वेश्चन 1 से 25। तो हम चलते हैं एनालॉजी के नोट्स पर। तो ये हमने एनालॉजी के नोट्स ओपन कर दिए हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा भाग 1 में, ठीक है। तो देखिए आप, एक टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए आप, ये आपको 4 तरीके के वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे खाली दे रखा है आपको। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब अलग अलग तरीके से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। सेम शब्द हो सकता है, ठीक है, विलोम शब्द जैसे जैसे संबंधित हो सकते हैं, तो वैसे ही ये दोनों भी सेम तरीके से संबंधित होंगे, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक शब्द दे दिया जाता है और ये बताना होता है, ठीक है। कभी ये वाला शब्द दे दिया, ये बताना होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबका तरीका सेम ही है, ठीक है। इन दोनों का जो संबंध है वो इन दोनों का संबंध है। जैसे एक प्रश्न आप देख ही लो, जो स्वप्न है वास्तविकता। आपको पता चल रहा है कि स्वप्न क्या है और वास्तविकता क्या है। तो स्वप्न और वास्तविकता उल्टा शब्द है, यानी विपरीत शब्द है, ठीक है। तो झूठ का उल्टा शब्द क्या होगा, सत्य है, ठीक है। सत्य झूठ का उल्टा होता है। तो अगर समझो यहाँ पे सत्य दे रखा होता है और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है, तो झूठ आ जाता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वास्तविकता का उल्टा क्या होता है, स्वप्न। और ऐसे ही आपके सत्य का उल्टा क्या होगा, झूठ। तो ऐसे होता है ये सवाल, ठीक है। तो एनालॉजी के अंदर इस तरीके के सवाल होते हैं। अब अभी हम बहुत बेसिक देखने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार इतना सिंपल चीजें क्यों बता रहे हो आप। तो आपको एक बार सुन लेनी है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी आप सबको ये सारी चीज़ें पता ही है, ठीक है, जनरल चीज़ें हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे हम व्यक्ति और उनके रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। जैसे कलाकार कहाँ पे काम करता है, तो नाट्यशाला में, ठीक है। उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो नाट्यशाला। किसान खेत में, क्लर्क कार्यालय में, दुकानदार दुकान में, रसोईया रसोई गृह में, ठीक है, पुजारी मंदिर में, वकील न्यायालय में, रेफरी मैदान में, ठीक है। जो आपके रेस्टोरेंट के जो सेवक होते हैं ना, उसको बेरा कहा जाता है। याद रखना, बेरा किसको कहा जाता है, रेस्टोरेंट के सेवक को बेरा कहा जाता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को बेरा कहा जाता है, ठीक है, सेवकों को, ठीक है। घर गृह के अंदर जो काम करते हैं वो सेवक नौकर, ठीक है। आगे देखें आप, डॉक्टर अस्पताल में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, शिक्षक विद्यालय में, मजदूर फैक्ट्री में, नायक रंगमंच में, ठीक है। रंगमंच में कौन करता है, नायक करता है ना। यांत्रिक मोटर खाना में, मोटर खाना में कौन, यांत्रिक, ठीक है। एम्पायर जो होता है मैदान में, औषधि विक्रेता औषधालय में, अभियंता निर्माण स्थान में, ठीक है, निर्माण स्थल में, और थानेदार पुलिस थाने में, ठीक है ना। आगे देखें आप, व्यक्ति और उत्पाद। जो व्यक्ति है वो क्या उत्पाद करता है वो देखें आप। तो नाटककार जो होता है नाटक का उत्पाद करता है, किसान फसल का उत्पाद करता है, लेखक पुस्तक का, कवि कविता का, रसोइया भोजन का, कसाई जो होता है वो आपका मांस और गोश्त का, और जो आपका बढ़ई होता है वो फर्नीचर का, मोची जो होता है जूते का, शिक्षक जो होता है शिक्षा का, मिस्त्री जो होता है दीवार घर का, ठीक है, दीवार की जो घर होती है उसका मिस्त्री करता है उत्पाद। और संपादक जो होता है समाचार पत्र का, सुनार जो होता है जेवर का। और देखिए आप, वास्तुकार जो होता है अभिकल्प का, न्यायाधीश जो होता है न्याय का, निर्माता जो होता है फिल्म का, नृत्यकार जो होता है नृत्य का, ठीक है। ये आपको अच्छे से जब समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे।
बाकी तो बहुत बेसिक है। क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कभी भी ये एनालॉजी का सवाल गलत नहीं होगा। दुकानदार का जो यंत्र है, ठीक है, यंत्र और कार्य क्षेत्र देखें। ठीक है, कुदाल जो है खोदने में काम ली जाती है, ठीक है, कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, कार्य क्या है, खोदना। फिल्टर जो है साफ करने में, नाव का डंडा खेना में, ठीक है, सुई जो होती है सिलने में, ढाल जो होती है बचाव में, ठीक है, ऐसे देखें आप, चाकू जो होती है काटने में, कलम जो होती है लिखने में, फावड़ा जो होता है खोदने में, छेनी जो होती है नक्काशी में, बेलचा जो होता है पलटना में, ठीक है, पलटना में बेलचा का इस्तेमाल होता है। आगे देखें आप, जंतु और बच्चे, यानी इन जंतु के ये बच्चे का नाम होता है। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, लार्वा। लार्वा किसके बच्चे को कहा जाता है, तितली के, तितली के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, ठीक है। गाय के बच्चे को बछड़ा। अब आपको ऐसे दे देगा, गाय के बछड़े, गाय और बछड़ा आपको दे दिया, ठीक है, और आपको इधर है ना दे दिया कि बताओ तितली, और फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पे आपको लार्वा पता होना चाहिए, तो आप तभी लार्वा पे टिक कर पाओगे कि तितली के बच्चे को लार्वा कहते हैं। ठीक है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। ऐसे ही आप देखें, शवान जो होता है कुत्ता, उसके बच्चे को पिल्ला कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, मेंढक के बच्चे को बेंगची। बेंगची किसके बच्चे को कहते हैं, मेंढक के बच्चे को। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, बेंगची। ठीक है, कीट के बच्चे को लार्वा, कीट के बच्चे को भी लार्वा कहते हैं, क्योंकि आपको पता है तितली भी एक क्या है, कीट है। ठीक है, तो तितली के बच्चे को भी लार्वा कहते हैं और कीट के बच्चे को भी लार्वा कहते हैं। आगे देखें आप, व्यवसायी और औजार। कसाई के लिए छुरी, ठीक है, नाई के लिए कैंची और उस्तरा, और बढ़ई के लिए आरी, ठीक है, इसके औजार। चिकित्सक के लिए स्थे स्टेथोस्कोप, ठीक है, और सैनिक के लिए बंदूक, और राजगीर के लिए साहुल सूत्र। और ऐसे ही आप देखें यहाँ पे, लोहार के लिए निहाई, मोची के लिए टेकुआ, अभियंता के लिए ब्लूप्रिंट, कुम्हार के लिए चाक, योद्धा के लिए तलवार, रंग साज के लिए तुलिका। आगे देखें आप, उत्पाद और कच्चा पदार्थ। ठीक है, कागज जो है वो लुगदी से बनता है। लुगदी से क्या बनता है, कागज। ठीक है, लुगदी से कागज बनता है, इसका कच्चा पदार्थ होता है। मदिरा जो होता है अंगूर से, फिल्म प्रिज्म जो होता है शीशा से, फर्नीचर जो होता है लकड़ी से, पुस्तक जो होती है कागज से, वस्त्र जो होता है धागा से, जूता जो होता है चमड़ा से। ठीक है, आगे और देखें, तेल जो होता है तिलहन या बीज से, मक्खन जो होता है दूध से, धातु जो होती है ऐसक से, रबर जो होती है लेटेकस से, दही जो होता है दूध से, कंबल जो होती है ऊन से। और प्रश्न देखें आप, व्यक्ति और जंतु और उनके निवास स्थान। ठीक है, तो देखें, ये व्यक्ति उनके निवास स्थान। तो राजा कहाँ पे रहता है, महल में। ठीक है, कबूतर कहाँ पे रहता है, दड़बा में। ठीक है, दड़बा में, दड़बा में, ठीक है, दड़बा में, दड़बा में। दड़बा में कहाँ पे कौन रहता है, कबूतर रहता है। दड़बा में कौन रहता है, कबूतर रहता है। ठीक है, याद रखें, दड़बा जो होता है, ठीक है, दड़बा, दड़बा में कौन रहता है, कबूतर। ठीक है ना। मधुमक्खी छत्ते में, पादरी जो होता है गिरजाघर में। और देख लें आप, थोड़े से और बचे हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। तो कुत्ता, कुत्ताक्षय में, ठीक है, सैनिक छावनी में, पागल जो होता है पागल खाने में, चिड़िया घोंसला, चमड़ा, ठीक है, जो सॉरी चमड़ा क्या, मकड़ा झाल में, और मौलवी मस्जिद में, सिंह गुफा और मार्ग में, सन्यासी मठ में, गाय गौशाला में, अपराधी जेल में, ठीक है, और जो अश्व होता है अश्वशाला में। और धर्म और धार्मिक स्थान देख लो आप, जो धार्मिक स्थल है वो, ठीक है, जो हिंदू धर्म है उसका धार्मिक स्थान कौन सा है या स्थल कौन सा है, तो मंदिर। पारसी का अग्नि मंदिर, ठीक है, ईसाई का गिरजाघर, बौद्ध का विहार, सिख का गुरुद्वार, ठीक है, यहूदी का सिनेगोग, ठीक है, और जैन का मंदिर, और इस्लाम का मस्जिद। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आ जाओ आप, जो प्रतियोगिता प्रश्न, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लो आप, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। तो इन प्रश्नों को आपको देखना है, तो हम करते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपको बता देते हैं हम, जो हमने पहले ही बता चुके हैं, कि स्वप्न और वास्तविकता क्या है, विपरीत शब्द है, तो ऐसे झूठ का सत्य हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तो देखें आप, पाउंड और येन। पाउंड और येन क्या है, आप सबको पता है, ये दोनों क्या होती है, ये क्या होती है, मुद्राएं हैं। ये दोनों क्या है, मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं जो है, ये दोनों मुद्राएं हैं। तो ऐसे ही आप देख लो, पोलो और इसका ये क्या है, पोलो क्या है, खेल है। पोलो क्या है, एक खेल है, ठीक है, गेम है। तो ऐसे ही गेम कौन सा दिख रहा है आपको, हॉकी दिख रहा है, तो पोलो और हॉकी संबंधित हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न आप, बतख क्या करती, काका काका करती, ठीक है, काका काका करती। और जैसे हिननाट कौन करता है, घोड़ा करता है। हिननाट कौन करता है, घोड़ा करता है। ठीक है, अब वो आप वही सुन लेना, यूट्यूब पे जाके सर्च करके। आगे देखें आप, सिपाही रेजिमेंट में काम करता है। सिपाही जो होता है वो रेजिमेंट में होता है, ठीक है। ऐसे ही घोड़ा कहाँ पे होता है, अश्वरोही सेना में होता है। घोड़ा अश्वरोही सेना में होता है। ठीक है, घोड़े को अश्व भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, तो इससे भी आप टिक कर सकते थे इसको। अब देखें आप, फिलेटिलिस्ट, फिलेटिलिस्ट टिकट के, जो टिकट का अध्ययन होता है ना, उसको कहते हैं फ्लैटिलिस्ट। ठीक है, फ्लैटी लिस्ट, फ्लैटी लिस्ट टिकट के अध्ययन को कहते हैं। तो ऐसे ही बताओ,
आपकी जो न्यूमिस्मेटिस्ट है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट है, वो किसके अध्ययन को कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये किसके अध्ययन को कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। आगे देखें आप, छठा क्वेश्चन है आपके, ईंट दीवार, ठीक है। जैसे ईंट से दीवार का निर्माण होता है, तो सेल से किसका निर्माण होता है? सेल से उत्तक से, ठीक है, उत्तक से, ठीक है, सेल उत्तक, तो ये आपके हो जाएगा, है ना, सेल से उत्तक बनते हैं। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न है आपके, पश्चिम उत्तर पूर्व दे रखा है और दक्षिण में क्या होगा? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिशाओं को समझना होगा। जूम कर लेते हैं और यहाँ पे बताते हैं आपको। तो देखें आप, कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या होती है? उत्तर दिशा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। यहाँ पे क्या होती है? पूर्व होती है, ये सब आपको पता होगा। और यहाँ पे होती है पश्चिम। अब आगे देखें आप, यहाँ पे आपकी जो होता है ना, इसको उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो ये आपके हो गया। अब आप देखें यहाँ पे, आपको क्या दे रखा है इसमें, कि आपको दे रखा है कि जैसे पश्चिम जो है आपका, 2 सेकेंड, देखें आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तो इसको हम वापस बना देते हैं फटाफट से। यहाँ पे चलते हैं हम। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं, तो ये देखें आप, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये उत्तर पूर्व हो गया, और ये पूर्व हो गया, ठीक है ना। और ये आपके दक्षिण पूर्व हो गया, और ये आपके दक्षिण हो गया, और ये आपके दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। ये आपके चारों ऑप्शन हो गए हैं। अब देखें आप, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कि है ना, जैसे पश्चिम जो है वो आपको क्या देगा? उत्तर पूर्व से दे रखा है, यानी पश्चिम जो है उत्तर पूर्व से दे रखा है। तो एंटी क्लॉकवाइज आप देखें, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, इन दोनों को छोड़ के इस पे आ गए, ठीक है ना। ऐसे 135, ठीक है, 135 पे ही है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, दक्षिण दे रखा है और बता रखा है कि उसका क्या होगा। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो उत्तर पश्चिम आएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आएगा 135, ठीक है, इस पर। तो आ जाओ आप, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, जो आपका मेरुदान है, ठीक है, मेरुदान कहाँ पे होता है? मरुस्थल में होता है, ठीक है, मरुस्थल में क्या होता है? मेरुदान होता है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि सागर में क्या होता है। सागर में आपको पता है द्वीप होते हैं, क्या होते हैं? द्वीप, ठीक है, द्वीप होते हैं सागर में। आगे देखते हैं, द्वीप आपको पता ही है क्या होते हैं, कि जो एक पूरा सागर है उसके बीच में जो होता है ना, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन और जल से घिरा हो, ठीक है, और एक जगह उसके स्थल भाग हो, ठीक है, प्रायद्वीप होता है। आगे देखें, नौवा प्रश्न, नौवा प्रश्न आपको दे रखा है, सुरक्षित निरापद, ठीक है। सुरक्षित निरापद का क्या है? समानार्थी शब्द है। सुरक्षित निरापद, निरापद और सुरक्षित एक ही शब्द है, ठीक है, ये इसके समानार्थी शब्द है, सिमिलर शब्द है, सिनोनियम से। ऐसे ही रक्षा करना, इसका सिमिलर शब्द क्या होगा? चौकसी करना, ठीक है, चौकसी करना इसका सिमिलर शब्द होगा, रक्षा करना, चौकसी करना, ठीक है, ध्यान रखते हैं उसको चौकसी करना भी कहते हैं। तो आगे देखें आप, यहाँ पे 10वां प्रश्न आप देखें, जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो न्यायाधीश क्या करते हैं? न्यायाधीश क्या करेंगे? बताओ फटाफट। बहुत आसान है, निर्णय लेते हैं, ठीक है, न्यायाधीश क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। न्यायाधीश यानी न्याय देने वाला, ठीक है, निर्णय लेने वाला, ठीक है, दंड नहीं होता है, निर्णय लेने वाला, ठीक है। वास्तुकार भवन, यहाँ पे आपको क्या संबंध देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जो वास्तुकार होते हैं वो भवन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे मूर्तिकार जो होते हैं वो किसका निर्माण करेगा? वो आप सबको पता है कि मूर्तिकार किसका करेगा? प्रतिमा का। प्रतिमा किसको कहते हैं? मूर्ति को ही कहते हैं, ठीक है, प्रतिमा मूर्ति को कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। आगे देखें आप, बर्फ और शीतलता दे रखी है। तो आप देखें, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो जैसे बर्फ जो होती है वो शीतल होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है? शीतलता होती है। ऐसे पृथ्वी में क्या होती है? ठीक है, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। आगे देखें आप इसको, 13वां प्रश्न आप देखें, जो एक रास्ता होती है, एक रास्ता विविधता, ठीक है, एक रास्ता विविधता का विलोम शब्द है, ठीक है, एक रास्ता विविधता का विलोम शब्द है। तो ऐसे उजड़पन, उजड़पन किसका विलोम शब्द होगा? उजड़पन तो सुसंस्कृत का, ठीक है, तो किसका होगा? सुसंस्कृतता, सुसंस्कृतता,
ठीक है, सुसंस्कृतता जो उजड़पन है उसका विलोम शब्द, ठीक है, विपरीत शब्द। आगे देखें, चौथा आपको दे रखा है घर, कमरा, विश्व और ये आपको दे रखा है। तो देखें आप, जो कमरे होते हैं उनसे मिलकर घर बनता है, तो विश्व किनसे मिलकर बनता है? तो यहाँ पे आप बिना देखे भी बता सकते हैं कि राष्ट्र से मिलकर ही तो बनेगा। सिंपल सी बात है, राष्ट्रों से मिलकर बनेगा। तो ये देखते हैं हम, राष्ट्र उत्तर दे रखा है कि नहीं दे रखा पॉइंट। तो आ जाते हैं हम प्रश्न पर। तो यहाँ पे आपको जैसे राष्ट्र दिख रहा है, तो राष्ट्र इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा लेंस, ठीक है। लेंस जो होती है ना, वो कैमरे का आवश्यक भाग है। लेंस क्या होती है? कैमरे में लगी होती है। ऐसे ही जो फ्लैश होती है वो किसका है? ठीक है, फ्लैश का जो आवश्यक भाग है वो क्या होता है? प्रकाश। सिंपल सी बात है, प्रकाश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। जो आप देखो, मकान में रहने वाले क्या होते हैं? किराया लेते हैं। ठीक है, मकान के लिए क्या होता है? किराया प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे पूंजी जो होती है वो किससे प्राप्त, किसके लिए प्राप्त की जाती है? तो ब्याज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, पूंजी ब्याज। ठीक है, ऐसे अगला प्रश्न देखें आप देखें, सोमवार और शनिवार देता है, तो इन दोनों में क्या संबंध है? शनिवार के बाद एक दिन छोड़कर क्या आता है? सोमवार आता है। शनिवार के बाद एक दिन छोड़कर सोमवार आता है। ऐसे ही इसके एक दिन बाद छोड़कर बृहस्पति आता है। तो किसके एक दिन छोड़ के बाद मतलब बृहस्पति आता है? तो आप सबको पता है कि मंगलवार के एक दिन छोड़कर बृहस्पति आता है, तो मंगलवार इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आप। जो मकान है उसका जो है ना मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आधार जो होता है वो क्या होता है? ढांचा होता है। उसी प्रकार अस्थिपिंजर, अस्थिपिंजर किसका आधार होता है? किसका मतलब अभोग भाग होता है? ठीक है, ढांचा होता है। तो वो होता है शरीर का। ठीक है, अस्थिपंजर शरीर का ढांचा होता है। तो ऐसे ही ये आपका उत्तर हो जाएगा, शरीर। अगला प्रश्न देखें आप, 19वां। 19वां प्रश्न आपको दे रखा है, सत्यजीत रे फिल्म। ठीक है, तो सत्यजीत रे कौन है? फिल्मकार है। तो पिकासो कौन है? आप सबको पता है पिकासो कौन है? क्या कविताकार है, नाटककार है, साहित्यकार है? नहीं 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 नहीं, चित्रकला वाले हैं। ठीक है, चित्रकार है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न आपको दे रखा है कि मेन्यू भोजन। ठीक है, आप जब मेन्यू जो है रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे क्या देते हैं? मेन्यू देते हैं। भोजन के लिए क्या देते हैं? मेन्यू देते हैं। तो कैटलॉग किसके लिए देते हैं? कैटलॉग देते हैं लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकों के लिए। पुस्तक इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगर लाइब्रेरी होता तो लाइब्रेरी होता। ठीक है, अच्छा, बुरा और छत। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको पता है कि विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दोनों मतलब विपरीत है। अच्छा का बुरा विपरीत है, तो छत का विपरीत क्या होगा? आप सबको पता है छत का विपरीत क्या होगा? फर्श होगा। ठीक है, फर्श छत का विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें आप, 22वां। शेर, मांद, खरगोश। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, मांद जो होता है शेर के रहने का स्थान है। मांद क्या होता है? शेर के रहने का स्थान है। तो खरगोश के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो खरगोश के रहने के स्थान को क्या कहा जाएगा? बिल कहा जाएगा। बिल में रहते हैं खरगोश। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आप। घड़ी के लिए समय है, तो अखबार के लिए क्या होगा? तो घड़ी हमें समय बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। तो अखबार हमें क्या बताता है? समाचार देता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, विशुद्ध और प्रमाणिक और मृग तृष्णा। ठीक है, तो दोनों क्या है? समान प्रकृति के, यानी विशुद्ध भी और प्रमाणिक दोनों एक ही है शब्द। ठीक है, समान प्रकृति के। तो मृग तृष्णा का क्या हो जाएगा? मृग तृष्णा का आपको पता है भ्रम हो जाएगा। ठीक है, भ्रम हो जाएगा मृग तृष्णा का। तो मृग तृष्णा का भ्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा आज का। तो वो है जैसे गड़गड़ाहट वर्षा। वर्षा से क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। तो रात्रि में क्या होती है? तो रात्रि में क्या होगा? आपको पता ही है, ये तो बहुत आसान चीज है। रात्रि में क्या होगा? अंधेरा होगा। ठीक है, वर्षा में गड़गड़ाहट होती है, रात्रि में अंधेरा होता है। खत्म बात। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन हो गए। अगले हम बाद में देखेंगे कितने प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट देखते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जिसमें हम 10 सिनोनिम्स देखेंगे, 10 एंटोनिम्स देखेंगे, 10 इडियम्स देखेंगे, 10 वन वर्ड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमने सिनोनिम्स का पेज खोल लिया है। अब देखें आप, सिनोनिम्स आपको याद करते हुए चलने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से शब्द दिख रहा होगा। पहला है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल यानी इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर। इररिवोकेबल को क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। यानी इसका जो सिमिलर शब्द है वो क्या है? अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल यानी इसका मतलब भी क्या हो गया? स्थिर हो गया। अनअल्टरेबल, अल्टरेबल होता तो विलोम शब्द हो जाता। अनअल्टरेबल का मतलब है, ठीक है, स्थिर। तो इररिवोकेब का ये हो जाएगा। एडोन। एडोन, एडोन का अर्थ क्या होता है? सजाना। एडोन का अर्थ क्या होता है? सजाना। एडोन का अर्थ क्या होता है? सजाना। वैसे ब्यूटीफाई का अर्थ भी क्या होता है? सुंदर बनाना। तो ये इसका सिमिलर शब्द हो जाएगा। आगे देखें आप, रिपोज। क्या है? रिपोज। रिपोज का अर्थ होता है विश्राम। क्या होता है? विश्राम करना। ठीक है,
तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा सिमिलर शब्द, रेस्ट, आराम करना। ठीक है, अब 3 हमने कर लिए तो वापस शुरू से देखेंगे हम तीनों। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल यानी क्या था, स्थिर, स्थिर का क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा अनअल्टरेबल। ठीक है ना। एडोन, एडोन का अर्थ क्या था, सजाना, सजाना का आपकी क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई। ठीक है, ऐसे ही रिपोज, रिपोज का क्या था, विश्राम, विश्राम का क्या हो जाएगा, रेस्ट। ठीक है, रिपोज, जब आप बार बार शब्द को इस्तेमाल करोगे ना तभी आपको ये शब्द आते हैं, तो इसलिए हम बार बार रिपीट करेंगे। अगला आपके फोर्थ देखें हम, कमोकेशन। ठीक है, कमोकेशन, कमोकेशन का अर्थ क्या होता है, हल्ला गुल्ला। क्या होता है, हल्ला गुल्ला, यानी हल्ला गुल्ला किया जाता है ना, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, अशांति, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कम्युनिकेशन का क्या होगा, डिस्टर्बेंस। नर्चर, नर्चर, नर्चर किसे कहते हैं, पालन पोषण करने को कहते हैं, कैसे को कहते हैं, पालन पोषण करने को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पालन पोषण का टू ग्रो। ठीक है, ग्रो करते हैं, बड़ा होता है ना, पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। नर्चर का क्या हो जाता है, टू ग्रो। छठा देखें आप, डिनाय, डिनाय, डिनाय का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। डिनाय का अर्थ क्या होता है, अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार, अस्वीकार करना डिनाय हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिनाय का क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब भी क्या होता है, अस्वीकार करना, मना कर देना। ठीक है, एब्यूज, एब्यूज करें उससे पहले हम 6 वापस देखेंगे शुरू से। तो देखिए आप, इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल का अर्थ क्या था, स्थिर, स्थिर किसको कहते हैं, अनअल्टरेबल को। ठीक है, सिमिलर शब्द। एडोन, एडोन का मतलब सजाना, ब्यूटीफाई इसका उत्तर हो जाएगा। रिपोज, रिपोज का हमने बात करी थी, क्या थी, विश्राम, विश्राम मतलब रेस्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या था, हल्ला गुल्ला। ठीक है, डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, अशांति। नर्चर, नर्चर का हमने अभी देखा था, नर्चर का मतलब क्या था, पालन पोषण करना, टू ग्रो, टू ग्रो इसमें उत्तर हो जाएगा। डिनाई, डिनाई का अर्थ क्या था, मना करना। ठीक है, अस्वीकार करना, तो रिफ्यूज इसमें हो जाएगा। आगे देख रहे हैं हम, अब्यूज, अब्यूज का अर्थ क्या होता है, गाली देना। अब्यूज का अर्थ क्या होता है, गाली देना, आपने इसको सुना भी होगा। एक और ही अब्यूज, ठीक है, घिन आना भी कहते हैं। तो स्कॉन, स्कॉन इसका सिमिलर शब्द होता है, स्कॉन, स्कॉन अब्यूज का सिमिलर शब्द होता है। स्कॉन का अर्थ होता है घिन आना। ठीक है, घिन आना, गाली देना, ये सब एक ही चीज आ जाती है। ठीक है, तो अब्यूज, स्कॉन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम, 7 हो चुके हैं हमारे, 8वां देख रहे हैं हम। तो डोसिल, 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 डोसिल का अर्थ क्या होता है, विनम्र, डोसिल, विनम्र। ठीक है, इसको डासिल भी कहते हैं वैसे, डासिल इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। बाकी हम, आप इसको, प्रोनाउंसिएशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपका सिनोनियम शब्द याद हो ताकि आपके 4 ऑप्शन आए और आप सही कर सकें। ठीक है, तो मैं इसलिए सिंपल आपका इसमें प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बाकी इसको डासिल कहते हैं, है ना, विनर, विनम्र हो गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, विनम्र। तो इसमें एक और देखो, सबमिसिव, सबमिसिव का अर्थ भी क्या होता है, विनम्र, सबमिसिव, डासिल। ठीक है, आगे देखें आप, कंसिडरेट, कंसिडरेट, कंसिडरेट का अर्थ क्या होता है, विचारशील। कंसिडरेट का अर्थ क्या होता है, विचारशील। तो यहाँ पे आपको विचारशील वाला कौन सा शब्द दिख रहा है, थॉटफुल, विचार मग्न। ठीक है, थॉटफुल, विचारशील, थॉट मग्न। ठीक है, कंसिडरेट। आगे वापस देखें हम, उससे पहले शुरू से हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इर्रिवोकेब, इर्रिवोकेब याद हो गया होगा, अनअल्टरेबल। ठीक है, स्थिर, अनअल्टरेबल। एडोन, एडोन मतलब सजाना, सजाने का क्या हो गया, ब्यूटीफाई। रिपोज, रिपोज का अर्थ क्या था, विश्राम करना, आराम करना, रेस्ट हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या था, हल्ला गुल्ला, तो डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, अशांति। नर्चर, नर्चर का अर्थ क्या था, पालन पोषण करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू ग्रो। ठीक है, और आगे देखें आप, डिनाई, डिनाई का अर्थ क्या था, अस्वीकार कर देना, तो रिफ्यूज इसमें उत्तर हो जाएगा आपके, मना कर देना। ठीक है, एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना था, तो हीन, स्कॉन हो जाएगा। ठीक है, स्कॉन हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, डोसिल, डोसिल का अर्थ क्या था, डोसिल यानी डासिल, डासिल का अर्थ क्या था, विनर्म, विनर्म। ठीक है, सबमिशन, सबमिशन। ठीक है, सबमिसिव, सबमिसिव। कंसिडरेटेड, कंसिडरेटेड का अर्थ क्या था, विचारशील, तो थॉटफुल हो जाएगा, कंसिडरेटेड, विचारशील, थॉटफुल। आगे देखें, लास्ट जो हमारा आज का शब्द है वो है इर्रिसोलेट, इर्रिसोलेट, इर्रिसोलेट का अर्थ क्या है, डगमग। क्या है, डगमग, इर्रिसोलेट, डगमग। तो कच्चा पक्का मतलब अनडिसाइडेड, कच्चा पक्का। ठीक है, अनडिसाइडेड यानी डिसाइड ही नहीं हो रहा है, अनडिसाइडेड। ठीक है, तो डगमग होना। ठीक है, अनडिसाइडेड, इर्रिसोलेट, इर्रिसोलेट। ठीक है, डगमग, इर्रिसोलेट, अनडिसाइडेड, कच्चा पक्का। तो ये इसका उत्तर होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार उल्टा भी देख लेते हैं इसको। हमें पूरा याद करते हुए चलना है, वीडियो के इसमें ही आपको याद करना है, तो आपको मतलब बार बार प्रॉब्लम ना हो, इतनी सारी चीजें हैं, आप कैसे याद रखोगे, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो इर्रिसोलेट, इर्रिसोलेट का अर्थ क्या था, अभी हमने बताया, अनडिसाइडेड। ठीक है, अनडिसाइडेड, डगमग। ठीक है, अनडिसाइडेड इसका हो जाएगा। कंसिडरेटेड, कंसिडरेटेड का अर्थ था विचारशील, तो इसमें थॉटफुल आपके उत्तर हो गया था। ठीक है, डोसिल,
डासिल 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 का क्या, विनर विनर विनर, विनर का क्या कहते हैं, सबमिसिव सबमिसिव। विनर में किसको कहते हैं, सबमिसिव को कहते हैं, डासिल को कहते हैं, ठीक है, विनर। अगला था हमारा सातवां, एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना, स्कॉन मतलब ठीक है घिन करना, ठीक है, गाली देना वही, ठीक है, स्कॉन। और डिनाई, डिनाई मतलब अस्वीकार कर देना, तो रिफ्यूज हो जाएगा इसमें उत्तर, ठीक है। नर्चर, नर्चर क्या क्या था, पालन पोषण करना, तो ग्रो हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या था, कम्युनिकेशन का आपका हल्ला गुल्ला करना, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रिपोज जो है, रिपोज मतलब, रिपोज का मतलब क्या था, विश्राम, विश्राम का रेस्ट हो जाएगा, रिपोज रिपोज रिपोज, विश्राम विश्राम विश्राम, ठीक है, रिपोज विश्राम, याद रखें। एडोन, एडोन मतलब सजाना, ठीक है, एडोन मतलब सजाना, सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई ब्यूटीफाई, ठीक है। इजी वोकेब, इजी वोकेबल, इजी वोकेबल, इजी वोकेबल का अर्थ क्या है, स्थिर स्थिर, इजी वोकेबल, ठीक है, इजी से आप कंफ्यूज ना हो, इजी वोकेबल, ठीक है, इजी वोकेबल का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। और अनअल्टरेबल निरंतर, ठीक है, तो ये इसका सिमिलर शब्द हो जाएगा, अनअल्टरेबल। एक बार और देख लो आप, ठीक है। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल का अर्थ होता है स्थिर, और अनअल्टरेबल का अर्थ होता है निरंतर, ठीक है। ऐसे ही एडोन, एडोन मतलब सजाना, ब्यूटीफाई मतलब ठीक है सुंदर बनाना। ऐसे ही रिपोज, रिपोज का अर्थ क्या होता है, विश्राम, रिपोज। याद रखना, REPOSE, रिपोज रेस्ट का सिमिलर शब्द है। आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, सिंपल शब्द, और आपको बताना होगा, तो आपको ऐसे ऐसे शब्द दिए जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, रिपोज किसको कहते हैं, रेस्ट को कहते हैं, ठीक है, दोनों सिमिलर शब्द हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन हल्ला गुल्ला, डिस्टर्बेंस, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस दे दिया जाएगा और कम्युनिकेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसे उल्टा भी दे सकते हैं, आपको डिस्टर्बेंस दे दे और फिर बोल दे कि उसका सिमिलर शब्द बताओ, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस का कम्युनिकेशन। नर्चर, नर्चर का क्या होगा, आपको अभी बताया, पालन पोषण करना, तो ग्रो, टू ग्रो, ठीक है। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, रिफ्यूज, ठीक है। एब्यूज, एब्यूज का क्या था, गाली देना था, ठीक है। स्कोन गिनाना, ठीक है, स्कोन, स्कोन, याद रखना, स्कोन और एब्यूज, स्कोन और एब्यूज, SCORN, स्कोन, स्कोन और एब्यूज, ठीक है। आठवां देखें आप, दोस्त, डासिल, डासिल डासिल, ठीक है। डासिल जो है आपका, डासिल का अर्थ क्या था, डासिल का था विनम्र, विनम्र, तो सबमिसिव, सबमिसिव विनम्र, डासिल सबमिसिव, डासिल सबमिसिव, ठीक है, याद रखना, सबमिसिव डासिल। आगे देखिए, कंसिडरेटेड, कंसिडरेटेड, ठीक है, कंसिडरेट विचारशील, कंसिडरेट विचारशील, थॉटफुल, थॉटफुल दे देगा, और कंसिडरेट आपको बताना होगा, और आपका दिमाग चलता ही नहीं, कंसिडरेटेड का आपको मतलब ही अलग लगता होगा। तो कंसिडरेट, कंसिडरेट, कंसिडरेट क्या होता है, थॉटफुल, थॉटफुल, विचारशील, विचारशील, ठीक है। इर्रिसोलेट, इर्रिसोलेट, डगमग, डगमग, इर्रिसोलेट, अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, इर्रिसोलेट, ठीक है। ये 10 हो गए हैं। और आपको एक और चीज बता दें, एजुकेशन बायस, हमारा एक और चैनल है एजुकेशन बायस, जो मेन चैनल है, आपको पता होगा। तो एजुकेशन बायस जो चैनल है ना, उसके कम्युनिटी टैब पे इन सब की जो आपको क्विज मिल जाएगी। तो अगला जो आप पार्ट करेंगे, मतलब डे 2 करेंगे, उससे पहले आपको ये 10 का आपको क्विज देनी है और टेस्ट करना है, उसके बाद आपको सेकंड डे करना है, ठीक है। सेकंड डे से पहले आप क्विज करेंगे, वो एजुकेशन बायस पे मिलेगा। आगे चलते हैं हम, 10 हमारे चिन्ह हो चुके हैं, 10 एंटो करते हैं। तो देखिए आप, एंटोनिम्स में हम आ चुके हैं। विलोम शब्द इसमें हमें बताना है, तो इसको भी हम जूम कर लेते हैं और आपको बता दें। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का अर्थ क्या होता है भैया, तो इसका अर्थ होता है दुराधार्य, ठीक है, दुराधार्य, ठीक है, एडजस्टेबल। फेस्टिडियस दुराधार्य और एडजस्टेबल, ठीक है, जिसको एडजस्टेबल, एडजस्टेबल क्या होता है, जो एडजस्ट हो जाता है, जैसे समझो इधर भी मतलब ये चीज है, इधर भी इसमें एडजस्ट होगी, है दोनों मिल गए, ठीक है। पर फेस्टिडियस का अर्थ होता है जो एडजस्ट नहीं होता है, ठीक है। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का विलोम शब्द क्या है, एडजस्टेबल, ठीक है ना। ऐसे ही शेलो, शेलो, शेलो का अर्थ क्या होता है, उथला, शेलो का अर्थ क्या होता है, उथला, तो उथला यानी ऊपरी, ऊपरा, उठा हुआ, ठीक है। डीप, डीप मतलब गहरा, डीप मतलब क्या हो गया, गहरा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा डीप। एक्सप्लिसिट, 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 एक्सप्लिसिट का होता है मुखर, मुखर, ठीक है, मुखर होता है। तो ऐसे ही आप देखो, इसका जो विलोम शब्द है, एम्बिगुएस, एम्बिगुएस, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट करना, आपने देखा होगा कि एक्सप्लिसिट यानी जो डिश होता है ना, आजकल डिश बहुत होता है, आपको पता होगा यूट्यूब पे डिश ट्रैक निकालते हैं, तो एक्सप्लिसिट लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, एक्सप्लिसिट का मतलब मतलब स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, सब कुछ खोल दिया। तो एम्बिगुअस अस्पष्ट, ठीक है ना। और इसका जो, अगर शुद्ध हिंदी में इसका शब्द बताएं तो मुखर कहते हैं इसको, ठीक है, हमने अभी लिखकर बताया था आपको। फोर्थ शब्द देखें उससे पहले हम वापस शुरू से देखेंगे। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का अर्थ क्या होता है, दुरास्थल, यानी एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ठीक है। शेलो, शेलो का विलोम शब्द क्या है, डीप, ठीक है, शेलो का डीप।
ठीक है ना। उथला और डीप मतलब गहरा। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब मुखर और यानी स्पष्ट, और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट। ठीक है, एम्बिगुअस। चौथा शब्द देखिए, इम्यून, 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 इम्यून आपने सुना होगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपने सुना होगा, तो इम्यून कहते हैं प्रतिरक्षा, इम्यून प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इम्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका हो जाएगा वल्नरेबल। क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। वल्नरेबल का अर्थ क्या होता है? इसका होता है असुरक्षित। क्या होता है? असुरक्षित। तो इम्यून का वल्नरेबल होगा। ठीक है, असुरक्षित, वल्नरेबल। वल्नरेबल का विलोम शब्द है इम्यून, इम्यून का विलोम शब्द है वल्नरेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ है ब्लिक, ब्लिक। ब्लिक का होता है बेरंग। ब्लिक किसको कहते हैं? बेरंग को कहते हैं। बेरंग को ब्लिक कहते हैं। ब्लिक बेरंग को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ब्राइट को क्या कहते हैं? चमकदार। ब्राइट क्या होता है? चमकदार। ठीक है, चमकदार, ब्राइट। ठीक है, ब्लिक मतलब समझ में आ गया, बेरंग और चमकदार, ब्राइट। आगे देखें हम, वेनेरेशन, वेनेरेशन। वेनेरेशन का अर्थ क्या होता है? उपासना, उपासना। वेनेरेशन का अर्थ क्या होता है? उपासना। तो उपासना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट, अनादर। उपासना करना तो ठीक है, आदर करना, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, वेनरेशन, डिसरिस्पेक्ट का एक और विलोम शब्द क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे वेनरेशन याद रखना है, क्योंकि ऐसे शब्द आपको देता है। उपासना, ठीक है, वेनरेशन का अर्थ क्या होता है? उपासना करना। इसका विलोम शब्द होगा डिसरिस्पेक्ट। ठीक है ना। सातवां करें उससे पहले हम शुरू से वापस देखेंगे एक बार। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का अर्थ क्या होता है? दूरा स्तर। तो एडजस्टेबल इसका उत्तर हो जाएगा। शेलो, शेलो मतलब हमने बताया था उथला, ऊपर उठा हुआ। ठीक है, गहरा, डीप हो जाएगा इसका, शेलो का। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का हमने बताया मुखर। इसका हो जाएगा यानी स्पष्ट, और इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अस्पष्ट यानी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अस्पष्ट, एम्बिगुअस अस्पष्ट। ठीक है, एम्बिगुअस की स्पेलिंग भी याद रखनी है, AMBIGUOUS। ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। इम्यून, इम्यून के बारे में हमने बताया था, प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा देना। ठीक है, प्रतिरक्षा करना, तो वल्नरेबल इसमें आ जाएगा, असुरक्षित, वल्नरेबल। ऐसे ब्लिक, ब्लिक, ब्लिक का अर्थ क्या बताया था? बेरंग, जिसमें रंग नहीं हो। ठीक है, ब्राइट यानी रंग वाला, जिसमें चमकदार होता है, ब्राइट। ठीक है, वेनेरेशन, वेनेरेशन का अर्थ होता है उपासना करना। वेनेरेशन का अर्थ क्या होता है? उपासना करना। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, अनादर करना। आगे देखिए, सातवां है इंसोलेंट, 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 इंसोलेंट क्या होता है? ढीठ। क्या होता है? ढीठ। ये तो इंसोलेंट है यानी ढीठ है। ठीक है, ढीठ का विलोम शब्द क्या होगा? विनम्र, हम्बल। ठीक है, हम्बल यानी विनम्र। ठीक है, विनम्र, हम्बल। ठीक है, इंसोलेंट यानी ढीठ, विलोम शब्द हम्बल। आगे देखें, अगला आपको दे रखा है जैसे अर्बन। अर्बन आपको पता होगा, अर्बन और रूरल आप सुनते रहोगे। तो अर्बन जो है शहरी होता है। ठीक है, अर्बन किसको कहते हैं? शहरी को। तो रूरल किसको कहते हैं? ग्रामीण को। ठीक है, सॉरी, ये नहीं है, ये वाला रूरल। ठीक है, रूरल जो है इसको क्या कहते हैं? ग्रामीण। ठीक है, रूरल, ग्रामीण। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये आप सुनते होंगे। ठीक है, नाइन देखें आप, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी क्या होता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय को क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय को कहते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बिलीवेबल, बिलीवेबल, बिलीवेबल को क्या कहते हैं? ठीक है, मुमकिन या जो मतलब यकीन करता है, विश्वसनीय। ठीक है, बिलीवेबल, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। ठीक है, 10वां देखें उससे पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का क्या था? दुरास्थल यानी एडजस्टेबल। फेस्टिडियस, एडजस्टेबल। ठीक है, फेस्टिडियस मतलब जो एडजस्ट ना हो सकता हो। ठीक है, फेस्टिडियस मतलब एडजस्ट ना हो सकता हो। स्पेलिंग याद रखना, फास्ट। ठीक है, फास्ट, फेस्टिडियस, DIOUS, ड्यूएस, फेस्टिडियस, FASTI, FASTI, DIOUS। ठीक है, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ होता है दुराराध्य, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? जो एडजस्ट ना कर सकता हो। ठीक है, और एडजस्टेबल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। शेलो, शेलो मतलब उथला हुआ, और डीप मतलब गहरा। ठीक है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब मुखर। ठीक है, और यानी स्पष्ट, और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अस्पष्ट। ठीक है, इम्यून, 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 इम्यून मतलब प्रतिरक्षा। असुरक्षित, वल्नरेबल, असुरक्षित, वल्नरेबल। ठीक है, ब्लिक, ब्लिक, ब्लिक बेरंग, चमकदार, ब्राइट, ब्राइट। ठीक है, वेनरेशन, वेनरेशन उपासना, वेनरेशन उपासना, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट क्या हो गया? अनादर करना। इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब ढीठ। इंसोलेंट मतलब क्या होता है? ढीठ।
इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब ढीठ, ठीक है। और ढीठ का विलोम शब्द क्या हो गया, हम्बल, विनम्र, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अर्बन, अर्बन का क्या हो जाएगा, अर्बन मतलब शहरी, और रूरल मतलब ग्रामीण, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, ठीक है। बिलीवेबल, क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल, इसका क्रेडिबल भी कहते हैं, पर ये आपको ऐसे पूछेगा, इनक्रेडिबल का मतलब विलोम शब्द बताओ, तो बिलीवेबल, ठीक है, बिलीवेबल। तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए आप, 10वां जो आपका अंतिम शब्द है आज का, वो है कॉनकुर, कॉनकुर, ठीक है, कॉनकुर, सहमत होना। इसका अर्थ क्या होता है, सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना, कॉनकुर, सहमत होना। यानी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असहमत होना, मतलब असहमत होने को क्या कहते हैं, डिसएग्री, सॉरी ये वाला डिसएग्री, डिसअपियर नहीं, डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री, ठीक है, शब्द सही देख के टिक करना होता है, तो डिसएग्री, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो वापस हम एक बार उल्टा देखेंगे, उसके बाद हम वापस सीधा देखेंगे, है ना, तो हमारे को पक्का याद हो जाएगा। तो कंकर, कंकर का अर्थ क्या होता है, सहमत होना, यानी इसका विलोम शब्द हो गया असहमत होना, डिसएग्री, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय, तो विश्वसनीय हो गया बिलीवेबल, ठीक है। अर्बन का अर्थ क्या होता है, शहरी, और रूरल का अर्थ होता है ग्रामीण, ठीक है। अगला था हमारा इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ क्या था, ढीठ, ढीठ कहते हैं इंसोलेंट को, तो हम्बल हो गया विनम्र, ठीक है। वेनरेशन, वेनरेशन का अर्थ क्या था, वेनरेशन उपासना, उपासना, वेनरेशन, ठीक है, आदर करना, वेनरेशन। डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है, अनादर, डिसरिस्पेक्ट, अनादर, आदर किसको कहते हैं, वेनरेशन को, ठीक है, वेनरेशन, रिस्पेक्ट, वेनरेशन, रिस्पेक्ट, दोनों सिमिलर शब्द है ना। ब्लिक, 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 ब्लिक किसको कहते हैं, बेरंग को, ब्राइट हो गया रंग, ठीक है, चमकदार को, ब्लिक बेरंग, ठीक है, ब्लिक बेरंग। इम्यून, इम्यून किसको कहते हैं, इम्यून आपको बताया प्रतिरक्षा को, और वल्नरेबल, ठीक है, असुरक्षित को, वल्नरेबल असुरक्षित को, इम्यून सुरक्षित को, ठीक है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हमने बताया था, ठीक है, एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, और एक्सप्लिसिट स्पष्ट, ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस अस्पष्ट, एम्बिगुअस अस्पष्ट, ठीक है। शेलो, शेलो का अर्थ क्या था, उथला, ऊपर उठा हुआ, गहरा, डीप, इसका हो जाएगा। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का आपको पता है, दुराध्य, यानी अनएडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अनएडजस्टेबल किसको कहते हैं, फेस्टिडियस को। तो ये आपके हो गए। एक बार हम वापस 1 से लेकर 10 तक शुरू से देख लेते हैं। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस इसका अर्थ होता है जो एडजस्ट ना कर सकता हो, एडजस्टेबल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। शेलो ऊपर उठा हुआ, डीप इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है, गहरा। एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट, और इसका एम्बिगुअस हो जाएगा अस्पष्ट, एम्बिगुअस, ठीक है। इम्यून, इम्यून मतलब प्रतिरक्षा हो गया, और वल्नरेबल असुरक्षित हो जाएगा, वल्नरेबल असुरक्षित हो जाएगा। ब्लिक, ब्लिक मतलब बेरंग, और रंग मतलब चमकदार हो गया, कहते हैं ब्राइट, ठीक है। वेनरेशन, वेनरेशन हम बार बार कर रहे हैं, उपासना, वेनरेशन का अर्थ क्या होता है, उपासना, और वेनरेशन मतलब रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का विलोम शब्द डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट, इंसोलेंट ढीठ, ढीठ को हम्बल, ठीक है, हम्बल, ढीठ का हम्बल। आगे देखते हैं, अर्बन, अर्बन का रूरल, ठीक है, शहरी का ग्रामीण, ठीक है। और इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ठीक है, जो क्रेडिबल ना हो, तो बिलीवेबल, क्रेडिबल होता है, ठीक है, बिलीवेबल का सिमिलर शब्द होता है क्रेडिबल, ठीक है। तो क्रेडिबल, बिलीवेबल, ये इसकी क्या है, विलोम शब्द है इनक्रेडिबल की, ठीक है ना। कॉन्कुर, कॉन्कुर, कॉन्कुर की बात करिए हमने, सहमत होना, तो असहमत होने को डिसएग्री, कॉन्कुर सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, ठीक है, कॉन्कुर सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब हम इडियम्स में चलते हैं। ये हम इडियम्स वाले में आ चुके हैं, हमें 10 इडियम्स आज तैयार करने हैं। तो देखें, एचिल्स, ठीक है, एचिल्स हील्स यानी कमजोर पक्ष, एचिल्स हील्स कमजोर पक्ष, अ स्मॉल बट अ फैटल वीकनेस, अ स्मॉल, ठीक है, पर छोटी, पर एक वीकनेस है, ठीक है, कमजोर पक्ष, ठीक है। अ स्मॉल बट एन फैटल वीकनेस किसको कहते हैं, एचिल्स हील्स को। अब देखो इडियम्स वाले प्रश्न कैसे आएंगे, आपको मतलब एक इडियम दे दिया होगा, और आपको एक इंग्लिश में ही उसकी मीनिंग दे रखी होगी चार, ठीक है, अलग अलग, तो उसमें से कौन सी उसकी मीनिंग है वो आपको एग्जैक्ट बतानी है। तो आपके अस्मॉल बटा फेटल वीकनेस किसकी हो जाएगी, एचिल्स हील्स की हो जाएगी, कमजोर पक्ष की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है, किसी मैटर को और खराब बना देना, टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है। आपको इसका हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है, टू मेक अ मैटर वर्स, एड फ्यूल टू फायर, इसका विलोम शब्द क्या होता है, टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है, ए सॉरी विलोम शब्द क्या, एड,
ऐड फ्यूल टू फायर यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टू मेक अ मैटर वर्क। ठीक है, इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी हमने बीच में हिंदी रख रखी है तो हिंदी आप एक बार देख लें ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। एन आर्म चेयर जॉब, ये गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट। गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट किसको कहते हैं? एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड यानी स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन को क्या कहते हैं? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड किसको कहते हैं? समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, अगला देखें आप। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर आपको एसएससी के अंदर जॉब लेनी है तो आपको क्या चाहिए? एन आयरन विल। ठीक है, ये मुहावरा एन आयरन विल यानी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आगे देखें। छठा, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम को देखें उससे पहले हम 1 से 5 वापस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप। एचिल्स हिल्स यानी कमजोर पक्ष, स्मॉल बट अ फैटल वीकनेस। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना यानी टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब यानी आसान और अच्छी आय वाली नौकरी। ए गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट। एन एक्स टू ग्राइंड, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ऐसे ही एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। आगे देखिए। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। क्या बात है, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रही हो किसी की तो उसको कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। ठीक है, याद हो गया होगा ये तो भूलोगे ही नहीं। हाँ, आगे देखते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, बुढ़ा दिमाग, यंग। ठीक है, यंग कंधों पर। ठीक है, जवान कंधों पर। बुढ़ा दिमाग करते हैं एक नॉलेजेबल। ठीक है, अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा मीनिंग। एन ओलिव ब्रांच, ये बहुत बार पूछा जाता है। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन। पीस रिक्वेस्ट, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी या पीस रिक्वेस्ट। ठीक है, पीस ट्रीटी या पीस रिक्वेस्ट इसको कहते हैं हम। ठीक है, शांति निवेदन को। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि हिंदी आपको दी नहीं जाएगी एग्जाम में। एप्पल ऑफ वंस आईज, एप्पल ऑफ वंस आईज, तो इसको होता है दुलारा प्यारा। ठीक है, दुलारा प्यारा, एप्पल ऑफ वंस आईज, दुलारा प्यारा, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। ठीक है, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। ठीक है, तो अब एक बार हम उल्टा कर लेते हैं फिर उसको सीधा भी कर लेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, ये बोलेंगे, आपको उसका मुहावरा बताना है। वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन के लिए आपको मुहावरा बोलना है तो क्या बोलोगे? एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल ऑफ वन आइज, वेरी लवेबल डियरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको मुहावरा बोलना है मैटर ऑफ डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के कारण के लिए आपको बोलना है मैटर ऑफ डिस्प्यूट के एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी के लिए बोलना है, शांति निवेदन करना है आपको। एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन। ठीक है, थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर, अब आपको बोलना है कि जो, ठीक है, थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे हम? समझदार होना। ठीक है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स टॉक एंड लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, कोई समझदार व्यक्ति है। ठीक है, और वो बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है तो आप उसके लिए मुहावरा क्या बनेगा? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ओल्ड हेड, ओल्ड, ओल्ड, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, आगे देखो। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, किसी की पुराना प्यार हो। ठीक है, वो मेरा पुराना प्यार है। ठीक है, मेरा बचपन का प्यार नहीं, मेरा पुराना प्यार। ठीक है, मेरा पुराना प्यार भूल नहीं जाना रे। ठीक है, तो पुराना प्यार उसके लिए क्या बोलोगे आप? मुहावरा बोलोगे एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए आप क्या मुहावरा बोलोगे? तुम्हें स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी चाहिए, एन आयरन विल, एन आयरन विल। ठीक है, लोहे की तरह दृढ़ शक्ति हो। ठीक है, एन आयरन विल। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य है इसका, उसके लिए क्या दोगे मुहावरा? एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, एन एक्स टू ग्राइंड।
ठीक है, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट, ठीक है, उसकी जॉब अच्छी है और हाई कंफर्टेबल है, ठीक है, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी है। क्या दोगे मुहावरा? एन आर्म चेयर जॉब, उसकी जॉब कैसी है? एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब, यानी उसकी इनकम भी अच्छी है और कंफर्टेबल भी है जॉब, ठीक है। और आपको भी कैसी जॉब चाहिए अभी? एन आर्म चेयर जॉब चाहिए आपको भी, जिसमें क्या हो, अच्छी इनकम हो, एसएससी में अच्छी इनकम है और कंफर्टेबल भी है, तो हाई कंफर्टेबल, इज्जत भी मिलेगी समाज में। टू मेक अ मैटर वर्स, किसी मैटर को बहुत बुरा बना देना और बुरा बना देना, तो ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, ये मैटर को और बुरा बना रहा है, ये बहुत ज्यादा मतलब चढ़ा रहा है, तो ऐड फ्यूल टू फायर बोलना है आपको। मुहावरा क्या बोलोगे? आग में घी डाल रहा है यानी ऐड फ्यूल टू फायर कर रहा है। तो स्मॉल बट फेटल वीकनेस, स्मॉल बट फेटल वीकनेस, एचिल हिल्स, कमजोर पक्ष एचिल हिल्स, ठीक है। एक बार शुरू से वापस देख लेते हैं, तो देखो, एचिल हिल्स, कमजोर पक्ष यानी स्मॉल बट फेटल वीकनेस, एड फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि एनआर्म चेयर जॉब आसान है और अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड यानी स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। ऐसे आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम यानी पुराना प्यार, अ पर्सन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ठीक है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, चाइल्ड यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्री, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साइज, दुलारा प्यारा, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, ठीक है, वेरी लवेबल डियरेस्ट डियरेस्ट वन, ठीक है। 10 हमारे को करना है, 10 हमने कर लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखो, वन वर्ड में हम आ चुके हैं, तो वन वर्ड भी कर लेते हैं हम। तो वन वर्ड में आपको कैसे एग्जाम में आएगा, आपको ये पूरा दे रखा होगा सेंटेंस, उसका एक शब्द में क्या कहते हैं वो बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वन वर्ड पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, खाने के लिए जानवर को मार दिया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? कसाई खाना कहते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं पूछेगा, अंग्रेजी में पूछेगा, तो क्या कहते हैं? एबेटेटोइल, एबेटेट, एबेटोइल, 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 ABATTOIR, एबेटोइल, 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 ठीक है, कसाई खाना, एबेटोइल, याद रखना है आपको। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री ऑन एन ओबे, मठाधिकारी या मठाधीश, ठीक है, मोनेस्ट्री का हेड जो है, ठीक है, मठ, जो मठ का जो आपके हेड होता है उसको मठाधीश कहते हैं। एबोट, 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 ठीक है। A short-handed form of a word or phrase, a shortened form of a word or phrase, किसी वर्ड और फ्रेज की शॉर्ट वर्ड को क्या कहते हैं? ठीक है, संक्षेप या लघु रूप, संक्षेप और लघु रूप, एब्री एब्रीविएशन, ठीक है, एक तो सारा संक्षेप बता रहा है, उसमें भी इतना बड़ा शब्द देता है कि नहीं है? पर यही तो एग्जाम में पूछ लेता है और आपको पता रहता है। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज ऐसा दे देगा, अब उसका बताओ वन वर्ड भैया, तो आपको बताना पड़ेगा एब्रीविएशन, 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 याद रखें स्पेलिंग भी ए डबल भी आता है, ठीक है, एब्रीविएशन, विएशन, ठीक है, VIATION, एब्रीविएशन, ठीक है, संक्षेप और लघु रूप। टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप, ठीक है, औपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक नहीं, अनफॉर्मली नहीं, फॉर्मली गिव अप, तो इसको कहते हैं एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान यानी एब्ल्यूएशन, एब्ल्यूएशन, इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? एब्ल्यूएशन, एब्ल्यूएशन। धार्मिक स्नान को क्या कहते हैं? एब्ल्यूएशन, एब्ल्यूएशन, ठीक है, एब्ल्यूएशन। याद रखना है यार, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुश्किल है समझने में, समझने में मुश्किल है, तो एब्स्ट्यूर्स, 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 स्पेलिंग याद रखें, ABSTRUSE, एब्स्ट्यूर्स, एब्स्ट्यूर्स, समझने में मुश्किल हो रही है, एब्स्ट्यूर्स, एब्स्ट्यूर्स, ओके। आगे देखते हैं, अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, ओ माय गॉड, अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, आधिक्य, प्रचुरता, यानी क्वालिटी जो सही है, ठीक है, इनफ है, ऐसी क्वालिटी जो इनफ हो, ठीक है, अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ,
ठीक है, इनफ से ज्यादा हो क्वालिटी उसको कहते हैं एबंडेंस। एबंडेंस, आधिक्य, प्रचुरता, एबंडेंस, एबंडेंस। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, जोड़ देना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, जोड़ देना, क्या कहते हैं, एक्सिन, एक्सिन, एक्सेंटुएट। ठीक है, एक्सेंटुएट, एक्सेंटुएट, एक्सेंटुएट। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, आपको है याद रखना जरूरी है। ठीक है, वैसे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर लेना, मेरे को भी इंप्रूव करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये कुछ शब्द होते हैं जो आपको फंसा देते हैं। ठीक है, एक्सेंटुएट। ठीक है, एक्सेंटुएट, एक्सेंटुएट। प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें सही उत्तर अगर आपने पूछे थे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। तो देखें आप, हमारा चल गया था, अब क्वालिटी इज मोर देन इनफ हो गया। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू एक्सेंटुएट। ठीक है, एक्सेंटुएट। अगला देखें हम नोवा, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, से अपराधी, अपराध में सहयोग देने वाला, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, गलत बात है, अपराध में सहयोग नहीं देना चाहिए। अकॉम्प्लाइज। ठीक है, अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस किसको कहते हैं, से अपराधी को अकॉम्प्लिस कहते हैं। यू आर अकॉम्प्लिस, यू आर अकॉम्प्लिस, ऐसे बोल दियो, उसको समझ में भी नहीं आएगा सामने वाले को, और आपने बोल भी दिया साले तू से अपराधी है कि नहीं है, तो मजा आएगा आपको। ऐसे इस्तेमाल करोगे तो दिमाग में चिपक जाएंगी चीजें। ठीक है, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। ठीक है, प्रथमाक्षी नाम, एक्रोनियम, एक्रोनियम कहते हैं ना, कि मतलब ये ऐसे ऐसे एक एक शब्द मतलब ले लेके, जैसे 4 बड़े बड़े वर्ड्स हैं, उनका पहला पहला शब्द लेके एक शब्द बना दिया, एक्रोनियम, एक्रोनियम कहते हैं ना इसको। ठीक है, प्रथमाक्षरी नाम, प्रथमाक्षरी नाम। ठीक है, उल्टा देखें इसको, चलो उल्टा देखते हैं। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। ठीक है, पहले शब्द से जो बना देते हैं उसको एक्रोनियम कहते हैं, ये तो कभी ना भूलो आप। ठीक है, आगे देखो, हेल्प इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, ये भी कभी ना भूलो आप। अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस। ठीक है, पुलिस से याद रख लेना, अकॉम्प्लिस, 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 अकॉम्प्लिस से अपराधी, अकॉम्प्लिस से अपराधी, अकॉम्प्लिस से अपराधी, अकॉम्प्लिस से अपराधी। हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम पूछ लेगा एग्जाम में, इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ मैं जोर। ठीक है, गिव मोर फोर्स टू इम्पोर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, जोड़ देना। ठीक है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज्यादा जोड़ देना। एक्सेंटुएट, 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 एक्सेंटुएट। ओके, जोड़ देना, है ना। ऐसे ही, अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, क्या कहते हैं, एबेंडेंस, एबेंडेंस, एबेंडेंस। अ क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, एबेंडेंस। ठीक है, प्रचुरता, आधिक्य, प्रचुरता, आधिक्य, क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ, इनफ से ज्यादा क्वालिटी हो तो एबेंडेंस, 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 एबेंडेंस। ठीक है, अगला है आपके, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल, एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज। ठीक है, एब्स्ट्यूज, 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 समझने में मुश्किल, एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज, एब्स्ट्यूज। ठीक है, एब्स्ट्यूज, 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 तो याद रखना। ठीक है, समझने में मुश्किल होती है, एब्स्ट्यूज। ठीक है, एब्स्ट्यूज। देखो, अगर आपके दिमाग में नहीं आया ना, ऐसे याद, एब्स आपको पता नहीं क्या होता है, 6 पैक होते हैं। ठीक है, एब्स कहते हैं उसको। तो देखो, अगर एब्स बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो एब्स्ट्यूज समझने में मुश्किल, हटाओ। ठीक है, एब्स्ट्यूज समझने में मुश्किल, एब्स्ट्यूज समझने में मुश्किल, थोड़ा बहुत ऐसे सिमिलर बना लो तो याद हो जाता है। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, और आपको क्या 4 ऑप्शन देखोगे, याद नहीं भी है ना, अगर आपको दिमाग में, जैसे मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, दिमाग में बैठने के बाद अगर आप लिखोगे तो और अच्छी याद होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके एग्जाम में सवाल आए ना, आप भूल भी गए ना, तो भी आप 4 ऑप्शन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये रहा हमारा सर, सर ने इतनी बार रिपीट किया था, दिमाग में चिपक गया। हाँ, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, क्या कहते हैं, एब्ल्यूएशन, 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 धार्मिक स्नान, एब्ल्यूएशन, एब्ल्यूएशन, रिचुअल ऑफ वॉशिंग बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन इन सबके एजुकेशन बायस में मिल जाएंगे, उधर जाके आपको वो देना है, उसके बाद सेकंड डे आपको कंप्लीट करना है। टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली गिव अप, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, औपचारिक रूप से त्याग, त्याग करने के लिए एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन, अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, एब्रीवेशन, एब्रीवेशन। ठीक है, a man who is the head of monastery on abbey, abbot, 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 a man who is the head of monastery or an abbey, मठाधिकारी या मठाधीश, abbot, abbot, place where animals are killed for, ठीक है, फूड। ठीक है, जहाँ पे जानवर को मार दिया जाता है खाने के लिए, कसाई खाना,
एबेटिटोर, एबिट्योर, 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 कसाई खाना, एबिट्योर, कसाई खाना, ठीक है, एबिट्योर, कसाई खाना। आप कसाई खाना कभी देखो ना, अगर आप मांस वास खाते हो तो, नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी याद तो रखना ही पड़ेगा। पर अगर आप मांस वास खाते हो ना, तो एबेट्योर, एबेट्योर, कसाई खाना। अगर मांस नहीं खाते हो तो क्या कहना है आपको? मैं एबेट्योर कभी जाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं मांस कसाई खाने में कभी नहीं जाऊंगा। एबेट्योर, आई एम नेवर गोइंग टू एबेट्योर। ठीक है, बस याद हो गया आपको? तो ये भी अपना टारगेट पूरा हो गया, चलते हैं हमारे टारगेट वाली लिस्ट में। देखो वैसे तो आपको याद हो गया होगा, पर मे भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, आपके दिमाग में चिपक चुकी होगी चीजें। बस आप सिंपल नॉर्मल स्पीड में, ठीक है, 1x पे ही इसको एक बार सुनना है, दोबारा सुनो तब इसको 1.25 पे सुनना है। ठीक है, अगर आपको दोबारा सुनना है, वैसे तो एक बार ही आपको करना है और उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, 1x की स्पीड में सुनोगे, एक बार में काम कंप्लीट हो जाएगा, और 6 दिन बाद आपको 6 क्लास की समरी मिल जाएगी, रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, अभी आप टेंशन मत लो। अंतर आपको दिखा 25 दिन में, 25 दिन में तो भाई साहब आप में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो हमारा देखो 10 तीनों हो चुका है, 10 एंटोनियम्स हो चुके हैं, 10 इडियम्स हो चुके हैं, 10 वन वर्ड भी हो चुके हैं। अब आ चुके हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस हम देख लेते हैं, इसके लिए हम लेंगे कलर येलो। ठीक है, बायोलॉजी का टॉपिक करते हैं परिचय वाला। ये देखो, ये है हमारा बायोलॉजी का परिचय वाला टॉपिक के नोट्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से एजुकेशन बायस पे। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको ये देख लेना है। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारा टारगेट बेचे, तो उसमें आपको ये याद चीज़ें जो याद रखनी, हाईलाइट कर रखी, वही याद रखनी। देखो कलर चेंज ही करना पड़ेगा, डार्क कलर लेना पड़ेगा। देखो बायोस, बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लोजिया का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं, हटाओ। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट। जंतु विज्ञान का जनक पूछ लेगा एग्जाम में, क्या बोलोगे? फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तू। साला जानवर है तू भी, तू ही जंतु विज्ञान का जनक है, ऐसे बोल दिया मैंने, तू याद हो जाएगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं भाई साहब, अरस्तु साहब बुरा मान जाएंगे। वैसे अभी जिंदा नहीं है, पर फिर भी बुरा मान जाएंगे बेचारे। हाँ, तो अरस्तु, हम रिस्पेक्ट करते हैं अरस्तु सर की, इन्होंने बायोलॉजी दी है। ठीक है, फादर ऑफ जनक कहा जाता है उनको, जंतु विज्ञान में। पर हम आपको याद कराने के सब बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक भूलियो मत कभी, अरस्तु कहते हैं। पहले बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहोगे, इतने सारे फैक्ट डेटा है, कब याद रखोगे? दिमाग अच्छा है आपका, अच्छा खासा है, मतलब माइंड में पावर है आपकी अच्छी खासी। दिमाग को संकेत दो, साला भूलते ही नहीं हो तुम। बस दिमाग में चिपका दो, सुनते रहो बार बार। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, हटाओ। ठीक है, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया? 1801 में। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1801 में। पूछ लेगा बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था शब्द का? तो 1801 में। ठीक है, किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने, टेविरेंस ने था। ठीक है, लेमार्क और टेविरेंस ने दिया। बायोलॉजी शब्द जो है 1801 में लेमार्क और टेविरेंस ने दिया, लेमार्क और टेविरेंस ने दिया। कभी एक नाम भी दे सकता है एग्जाम में, कभी दोनों नाम दे दे। ठीक है, तो लेमार्क और टेविरेंस ने बायोलॉजी शब्द दिया 1801 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एक ही फैक्ट है इसमें, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और याद रह जाए कि बायोलॉजी लेमार्क और टेविरेंस ने नाम दिया है और 1801 में दिया है, याद हो जाए तो अच्छा है। बाकी ऐसे तो आपको कोई भी मुंह पे ही पूछेगा ना जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आप अरस्तु आपका दिमाग में चिपका होना चाहिए। बाकी ये चिपका नहीं हो, और आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खत्म बात। तो एक बार वापस देख लो इसको। बायो यानी जीवन, लोजिया का अध्ययन करना, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है, सबको पता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पे एक, अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी बार रिपीट कर लिया, अब तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी 1801 में लेमार्क और टेरिवेंस ने दिया था। लेमार्क और टेरिवेंस ने कौन सा शब्द दिया? बायोलॉजी दिया, 1801 में दिया। खत्म बात। 1801 में क्या दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। क्या दिया? लेमार्क और टेरिवेंस ने दिया। लेमार्क और टेरिवेंस दोनों ने दिया। लेमार्क और टेरिवेंस ने दिया, बायोलॉजी शब्द दिया, 1801 में दिया। लेमार्क और टेरिवेंस ने बायोलॉजी शब्द दिया, 1801 में दिया। लेमार्क और टेरिवेंस ने बायोलॉजी शब्द दिया, 1801 में दिया। लेमार्क और टेरिवेंस ने बायोलॉजी शब्द दिया, 1801 में दिया। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। खत्म बात। ठीक है, ये आपका परिचय हो गया बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का आपने टॉपिक निपटा दिया है।
अब हम देखते हैं यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग। तो ये हमने नोट्स निकाल दिए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग। इसमें भी आपको केवल मेन मेन चीजें ही बताएंगे, इतने शानदार नोट्स हैं। ये पूरा हम एजुकेशन बायस पे पढ़ा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो चलते हैं यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग। तो देखें आप, सबसे पहले देख लें यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग में। सबसे पहले देखो, विकास जो होता है ना यूरोपीय यूनियन का, वो अलग अलग संधि के माध्यम से हुआ था। ठीक है, अलग अलग चीजें हुई थी उसके माध्यम से। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई? 1951 में हुई। 1951 में पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का विकास। ऐसे पूछ लिया पेरिस की संधि कब हुई थी, तो क्या बताओगे फिर? तो पता ही नहीं होगा आप कहोगे कि सर ने बताया नहीं, कोर्स पूरा करा दिया पर बताया ही नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जोड़ दिया इसको। ठीक है, बाकी पूरा टॉपिक करना हो अच्छे से समझते हुए तो वो उधर एजुकेशन बायस पे। ठीक है, 1951 पेरिस की संधि। रोम की संधि 1957। याद रह जाए तो अच्छा है, दिमाग में रख लो, सुन लो इसको दो चार बार। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, मास्त्रिच मास्त्रिच की संधि 1993। मास्त्रिच की संधि महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग कलर किया मैंने इसको। ये मास्त्रिच की संधि 1993। 1993 में क्या? मास्त्रिच की संधि। यूरोपीय यूनियन में मास्त्रिच की संधि एक अलग ही महत्व रखती है। क्यों रखती है अभी बता दूंगा वो। ठीक है, लिस्बन की संधि 2009 में। लिस्बन की संधि 2009 में। ठीक है, मेन याद रखना, पेरिस की संधि आ गया 1951, दिमाग में रहना चाहिए। खत्म बात। पेरिस की संधि दिमाग में आई, क्या आएगा? 1951। पेरिस की संधि आई दिमाग में, क्या आएगा? 1951। 1951 पेरिस की संधि। 1951 पेरिस की संधि। पेरिस की संधि नाम है 1951। रोम की संधि 1957। 1857 पता है ना? 1857 की क्रांति पता है? तो ऐसे ही अपने जो वर्ल्ड के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर आप देख लो, रोम रोम की संधि पूरी 1957। मास्चिव की संधि 1993। ठीक है, मास्चिव की संधि 1993। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये तरह है ना इसमें, ये तरह है इसमें। ठीक है, तरह है तो तीन याद रख लियो। और 1993। ठीक है, 1993, 1993, 1993। ठीक है, 1951, 1951 पेरिस की संधि। ठीक है, रोम की संधि 1957। ठीक है, लिस्बन की संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर 2009। आगे चलते हैं। एक और अच्छी चीज है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, ठीक है, वहां पे जो मुद्रा करेंसी जो चलती है वो यूरो होती है। यूरो, यूरो इसको यूरो क्यों नहीं कहते हैं? ये जो है इसको यूरो पढ़ते हैं, यूरो, यूरो। ठीक है, यूरो। ओके, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। याद हो गया? पूछ लेगा भाई साहब, एग्जाम में पूछेगा। कैसे पूछेगा? यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है बताओ। ऑप्शन दे देगा, अलग अलग रुपया दे देगा, यूरो दे देगा, ठीक है, डॉलर दे देगा। अब आपने साले यूरोपीय संघ में आपने डॉलर चुन लिया, कभी सुना ही नहीं आपने यूरो होती है। ठीक है, यूरो होती है, यू से याद रख सकते हो। ठीक है, यूरोपीय संघ की यूरो। एक और चीज देखो, मास्चिव की जो संधि है, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मास्चिव की जो संधि है, जो हमने बताया मास्चिव की संधि प्रमुख है क्योंकि यूरोपीय जो समुदाय था उसका नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया और राजधानी ब्रिसेल्स को बनाया गया। ठीक है, ब्रिसेल्स को बनाया गया, ब्रिसेल्स को राजधानी बनाया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिसेल्स को राजधानी बनाया, पर ये इंपॉर्टेंट है कि किस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन नाम दिया गया। ठीक है, यूरोपीय समुदाय का नाम यूरोपीय यूनियन किस संधि के तहत किया गया, ऐसे पूछ लेगा सवाल। तो क्या करोगे? मास्टिव की संधि, मास्टिव की संधि, मास्टिव की संधि कब? मास्टिव की संधि कब हुई थी? मास्टिव की संधि बताया ना, एक दो डबल नो और तीन। ठीक है, मास्टिव की संधि आवे तो ऐसे याद रहे, एक डबल नो तीन, एक डबल नो तीन। ठीक है, मास्टिव की ये त्र देख के तीन आ जाना चाहिए और डबल नो तीन। ठीक है, एक डबल नो तीन। 1993 में हुई थी मास्टिव की संधि। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? यूरोपीय समुदाय का नाम बदल के यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। राजधानी क्या है? ब्रिसेल्स, ब्रिसेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस की संधि 1951, जो हम बात कर रहे थे। पेरिस की संधि कब? 1951। पेरिस की संधि 1951। पेरिस की संधि 1951। आगे देखो, यूरोप के 6 देशों ने कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया। पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ? यूरोप के 6 देशों ने कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो नहीं पूछेगा वैसे भी ज्यादा। ठीक है, 6 देशों को यूरोपीय यूनियन का संस्थापक देश भी कहा जाता है। इन्हीं 6 देशों को क्या जाता है? यूरोपीय यूनियन का संस्थापक देश भी कहा जाता है। ये 6 देश ये नाम दे रखे हैं। ठीक है, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लैंक्सबर्ग। ठीक है, नीदरलैंड, ये है। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात है? याद रखना ही नहीं है। पेरिस की संधि की डेट याद होनी चाहिए, 1951। रोम की संधि 1957। रोम 1957। ठीक है, रोम और 1857 की क्रांति से याद रख लियो। रोम आ गया तो इसलिए 9 लगा दिया हमने बस। ठीक है, 8 की जगह क्या लगा दिया? 9 लगा दिया रोम की वजह से। रोम रोम में बता देंगे हम 1857 की क्रांति। ठीक है, मंगल पांडे ने बहुत बलिदान दिया था उसमें। हाँ, यूरोप में एक
प्रकार का प्रशुल्क संघ है, ठीक है, इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसी के तहत इसका गठन हुआ था, ठीक है। यूरोप में एक समान प्रशुल्क संघ इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था रोम संधि के तहत। याद रखना, ऐसे पूछ सकता है कि रोम में, यानी सॉरी, रोम में क्या, यूरोप में एक समान प्रशुल्क संघ इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस संधि के तहत हुआ? तो 1957 में हुई रोम की संधि के तहत हुआ, ठीक है। यूरोप में एक समान प्रशुल्क संघ जो इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठन किस संधि के तहत हुआ? तो रोम की संधि के तहत 1957 में, ठीक है। आगे देखो, और वो नाम कैसे बदला था? यूरोपीय समुदाय से यूरोपीय संघ जो नाम बदला, वो किसके, मास्ट्रिक्ट की संधि कब हुई थी? 1993, ठीक है। ऐसे मिक्स करते हुए चलो तो याद रहेगा, ठीक है। और देखो, सन 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। अरे 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 अरे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? पूछ लेगा एग्जाम में, क्या बोलोगे? 1992 में। 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक 1992 में, 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ठीक है। याद रह जाएगा, अच्छा है। नहीं रहे तो सुनते रहो, याद हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, याद रह जाएगा। और पीवाईक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो पीवाईक्यूज भी अपन कर लेंगे, ठीक है। ये करोगे तभी पीवाईक्यू कर पाओगे और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मार्क्सवादी की संधि में हमने बात कर ही ली थी, कि मार्क्सवादी की संधि की हमने क्या बात करी थी, कि यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया, ठीक है। 1993 इसका संधि का टाइम था। और चलते हैं आगे की तरफ। और कोई हाईलाइट नहीं है? नहीं है? नहीं है? आया आया आया, एक और आया। देखो, यहाँ पे क्या है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है यूरोपीय सेंट्रल बैंक? जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में। यूरोपीय सेंट्रल बैंक जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। कब हुआ था यूरोपीय सेंट्रल बैंक? 1992 में। याद है क्या? 1993 में क्या हुआ था? जो आपका यूरोपीय समुदाय का यूरोपीय संघ नाम कर दिया था, ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 1993। 1993 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में। कहाँ पे? जर्मनी। ये तो याद रखना, फ्रैंकफर्ट याद नहीं रहे तो याद रखना जर्मनी में। यूरोपीय सेंट्रल बैंक कहाँ पे है? जर्मनी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। ओके बच्चों, हो गया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे एक और चीज, यूरोपीय संघ जो है ना, विश्व की कुल जीडीपी में लगभग 30% भाग पर नियंत्रण रखता है। यूरोपीय संघ का विश्व की कुल जीडीपी में कितने प्रतिशत भाग पर नियंत्रण रखता है? तो 30% भाग पर नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, खत्म हो गया ये टॉपिक, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी अपना फिनिश हो चुका है। बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और बायोलॉजी शब्द कब दिया? 1801 में दिया। ऐसे ही यूरोपीय, इसमें मास्टिक की संधि हो गया, ठीक है। पेरिस की संधि हो गया 1951 वाला। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे याद हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन चलेंगे ना, इस पे चलेंगे, तो ये बाद में करेंगे, इससे पहले अपन इन्वायरमेंट करेंगे, परिचय। तो ये है आपके इन्वायरमेंट के नोट्स। हाँ हाँ, बहुत शानदार नोट्स है, मजेदार चीज है ये। और ये हम एजुकेशन बाय पे पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम थोड़ी थोड़ी चीजें देखेंगे हाईलाइट वाली ही, ठीक है। इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। और कौन सा शब्द है फ्रेंच भाषा का? इन्विरोन, ठीक है। ENVIRONNER। इन्वायरमेंट के लिए कलर अपन ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। गिरा हुआ या गिरना, इन्वायरमेंट को कहते हैं गिरा हुआ या गिरना, ठीक है। पर्यावरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या? आसपास, मानव, जंतु, ये सब पर्यावरण के, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। याद रखें, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, ठीक है। और देखें, और देखो, पर्यावरण के संगठक पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं? भौतिक, जिसको अजैविक भी कह सकते हो, जैविक संगठक। दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक और अजैविक, ठीक है, जैविक और अजैविक। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? इंसान की एक प्रजाति है जो पुरानी प्रजाति थी, ठीक है। जैसे आदि मानव थे, ऐसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। औजारों का निर्माण किया था। औजारों का निर्माण का प्रारंभ किसने किया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का निर्माण किया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने, ठीक है। ये अपन इतिहास के जब टॉपिक्स करेंगे ना अच्छे से, जिसमें आप एंशियंट हिस्ट्री करोगे, वहाँ पे ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। पूरा पाषाण काल, ये सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, ये सब आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस औजार का निर्माण प्रारंभ किया था, ठीक है। होमो, जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस,
होमो इरेक्टस ने पत्थर से बनी लकड़ी की कुल्हाड़ी बनाई। होमो इरेक्टेकस ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का निर्माण किया। होमो इरेक्टेकस ने जो है इरेक्टस ने होमो इरेक्टस ने पत्थर से बना हथियार के लिए लकड़ी कुल्हाड़ी बनाई, ठीक है ना। हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजार का प्रयोग किसने किया? निएंडरथाल ने। निएंडरथाल ने क्या किया? हार्पून और भाले की शक्ल के औजार का प्रयोग किया। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये देगा, बाकी ये नहीं देगा। वैसे नहीं देना चाहिए तो अच्छा है, बाकी ये नहीं देगा क्योंकि ये बहुत ऊपरी ऊपरी डेटा है, बहुत सॉरी अंदरी डीप डेटा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का प्रारंभ किया, होमो इरेक्टस ने पत्थर से बनी लकड़ी की कुल्हाड़ी बनाई, ठीक है, और निएंडरथाल ने हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजार का प्रयोग किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये याद रखना 1750 से, ठीक है, 18वीं सदी में हुई। ये याद रख लो 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। बस और क्या है, खत्म ये भी टॉपिक, बस। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। अब आ चुके हैं हम पॉलिटिक्स एंड सिविक्स के अंदर भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य में जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा आपका, और इससे फैक्ट बहुत ज्यादा आपको याद रखने हैं, दिमाग में चिपका लेना है इसको। अच्छी बार रिपीट करूंगा मैं ज्यादा बार, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये रहे हमारे भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य के नोट्स, और इसमें बहुत शानदार हमने आपके नोट्स कर रखा है, और अपडेटेड नोट्स है ये, लेटेस्ट अपडेट किए हुए नोट्स हमने, ठीक है। तो चलते हैं, हाईलाइटेड कंटेंट पे पूरा पढ़ना है तो एजुकेशन बाय एक्सपर्ट, ठीक है। तो देखें आप, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कभी भी पूछ ले भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 11, 2 11 18, क्या रखो 2 11 18, क्या 2 11 18, याद रखना 2 11 18, ठीक है। 2 11 18, 2 11 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा। याद होना चाहिए, पहले भारतीय संविधान, भारत में रह रहे हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखना भारतीय संविधान बनने में, ठीक है, निर्माण होने में। महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज शब्द दिया। 1922 में स्वराज शब्द दिया, किसने दिया? ये पूछेगा स्वराज शब्द किसने दिया? स्वराज, स्वराज हमारा राज, ठीक है। स्वराज शब्द किसने दिया? तो महात्मा गांधी साहब ने दिया, ठीक है, महात्मा गांधी 1922 में, 1922 में स्वराज शब्द दिया महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे चलो, कलर चेंज करेंगे, पीला कलर करेंगे, ठीक है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की जो मांग थी ना उसको स्वीकार कर दिया गया 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में ऐसे ही सुन लो। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 1946 में 9 दिसंबर को हुई संविधान सभा की पहली बैठक, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछ सकता है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, बार बार बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, और अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 नवंबर 1949 को बैठक में 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई, ठीक है। देखो संविधान सभा की जो बैठक थी, तृतीय और अंतिम बैठक, पहली बैठक की बात अपन ने करी हुई थी कि 1946, 9 दिसंबर 1946 में हुई प्रथम बैठक संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 में प्रथम हुई, ठीक है, और अध्यक्ष का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और आगे हम बात करें जो 3 बैठक थी, ठीक है, तृतीय जो अंतिम बैठक थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई, और वो खत्म कब हुई वो बैठक, मतलब, ठीक है, बैठक वो हुई 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई। 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई और 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। तो शुरू वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतिम बैठक कब शुरू हुई? 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, और खत्म हुई 26 नवंबर 1949 को। और जो आपकी प्रथम बैठक थी वो कब थी? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को, ठीक है। तीसरी बैठक लगभग देख लो 3-4 वर्ष बाद हुई, ठीक है ना, ठीक है, 3 वर्ष बाद हुई लगभग। आगे चलते हैं, आगे ये वाला इंपॉर्टेंट और फैक्ट डेटा देखें उससे पहले शुरू से वापस एक बार थोड़ा सा देख लो। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा?
तो 2, 11 और 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, याद हो गया। स्वराज शब्द किसने दिया? गांधी जी ने दिया, 1922 में दिया। हटाओ। ठीक है, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया कौन से प्रस्ताव में? किस प्रस्ताव में? और 1942 में। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को उनका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, पहली बैठक का। अंतिम बैठक जो तृतीय बैठक थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई और खत्म कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। अब आ जाओ आप मेन चीजों पर। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। 1949 को 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। पता है ना आपको? तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। पूछ लेगा भारत का पहला राष्ट्रपति, वैसे सबको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। ठीक है, दूसरा देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, संविधान यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर जी को। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है ना, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूछेगा एग्जाम में, सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो भारतीय संविधान है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान में प्रस्ताव के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आपको बना रखा है, ये आप समझो। देखो, भारतीय संविधान जो था ना, निर्माण के समय उसमें 22 भाग थे। जब निर्माण हुआ था उसमें 22 भाग थे और अभी कितने? 25 भाग है। पहले 22 थे, अभी कितने? 25 है। ठीक है, येलो कलर में देखेंगे इसको। तो पहले 22 भाग थे, अब 25 है। ठीक है, निर्माण के समय में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। अब कितने? 470। कितने हैं? 470। कितने बढ़ गए? 75 बढ़ गए। ठीक है, 75 बढ़ गए। यहाँ पे कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। यहाँ पे कितने बढ़ गए? 75 बढ़ गए। ठीक है, 8 अनुसूची थी, अब कितनी होगी? 4 और बढ़ गई तो 12 हो गई अनुसूची। याद हो गया? नहीं हुआ तो वापिस बोल देते हैं एक बार, रेड कलर में बोलेंगे अब। ठीक है, रेड कलर से देखो। निर्माण के समय 22 भाग थे। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां याद रखना, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। 22 भाग थे, अब 25 हो गए। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 75 जोड़े तो 470 अनुच्छेद हो गए। 8 अनुसूची थी तो अब 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, दिमाग बैठ गया? 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग थे और निर्माण के समय, और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं ऐसे पूछेगा तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? 470 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां। निर्माण के समय भारतीय मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 3, 75, 4। याद रखना, 3, 75, 4 जोड़ दिया तो अभी वर्तमान का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो पुराना याद आ जाएगा तो इनमें 3, 75, 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा। 22 भाग थे और 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे, 470 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद हो गया? आगे चलते हैं। आगे देखो, अब संविधान की उद्देश्यता प्रस्तावना जो है संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन करती है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पता है? उसकी प्रस्तावना, उद्देशिका। प्रस्तावना तो ऐसे पूछ लेगा, भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख चीज क्या है? तो उद्देशिका है, प्रस्तावना है। ऐसे भी पूछ सकता है, संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, उद्देशिका में किया गया। ठीक है ना? उद्देशिका संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका भी लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन में और प्रस्तावना भी आ सकती है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? उद्देशिका को। ठीक है, और देखो, समाजवादी जो है ना, और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, एग्जाम में पूछे गए सवाल ये है ना। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 1976 में, 1976 में 42वें संशोधन में, ठीक है, इन शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, इन शब्द को कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में। ऐसे पूछेगा, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में, 1976 में, 76 में। ठीक है,
1976 में, 1976, 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पूछ लिया तीनों शब्द, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, तीनों कौन से? 42वें संशोधन, 42वें संशोधन। ठीक है, आगे करें उससे पहले हम एक बार पूरे को वापस देखेंगे। इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज शब्द दिया, स्वराज शब्द महात्मा गांधी ने दिया, 1922 में दिया। ठीक है, संविधान सभा की मांग स्वीकार करी गई क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अंतिम बैठक जो तृतीय बैठक थी वो संविधान सभा की, वो थी 14 नवंबर 1949 को, खत्म हुई 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान में निर्माण के समय 22 भाग थे और अभी 25 भाग हैं। ठीक है, दो 395 अनुच्छेद थे और 470 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियां थी और अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, वापस एक बार वापस देख लो। निर्माण के समय 22 भाग, निर्माण के समय 22 भाग, देखो आपको एक बार यहाँ पे ऐसे बना के बताते हैं। और निर्माण के समय 22 भाग। ठीक है, निर्माण के समय 22 भाग, निर्माण के समय 395 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद। निर्माण के समय 8 अनुसूचियां, अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां निर्माण के समय 8 थी। ठीक है ना, और देखो अभी क्या है? 25 भाग है, 470 अनुच्छेद हैं और अपने 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी, तो याद ही होगा आपको, 1949 भी याद रखिए, 1949। ठीक है, और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सबके क्विज आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, और क्विज जरूर देना अगली क्लास लगाने से पहले। आपके लिए इतनी मेहनत करके क्विज भी डाले जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव, और बना के डालेंगे हम। ठीक है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। सबसे लंबा लिखित विश्व का संविधान है भारतीय संविधान। ठीक है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों को बताती है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? उद्देशिका प्रस्तावना को, उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना, और देखो जो उद्देशिका में है वहां पे 42वें संशोधन में 1976 में क्या दिया? 3 शब्द दिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तीनों 42वें संशोधन में दिए, तीनों ही 42वें संशोधन में दिए। ठीक है, 42वें संशोधन में दिए। कल डेट कम पूछता है पर संशोधन पूछता है। समाजवादी, ठीक है, कौन से संशोधन में जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष कौन से संशोधन में जोड़ा गया? अखंडता। तो तीनों ही आपके नाम जो है ना, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, 42वें। ठीक है, 42वें संशोधन में, और 1976 में हुआ, याद रह जाए तो। अब आ चुके हैं अपन और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, भाग 6 में अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य दिए। अपने कितने मौलिक कर्तव्य है? सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं। और देखो मौलिक कर्तव्य 10 है। ठीक है, और एक और होता है जो आपके, मतलब देखो यहाँ पे आएगा, हमने दिया नहीं कैसे इसमें, संविधान के स्रोत हमने दे रखे हैं। देखो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं, और मौलिक कर्तव्य कितने? 10 है। इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य और अधिकार में। अधिकार हमेशा याद रखना 6 है, अधिकार कम है, कर्तव्य ज्यादा है। हमेशा कर्तव्य ज्यादा होंगे, अधिकार कम होंगे, याद रखिए। ठीक है, अधिकार कम होते हैं और कर्तव्य ज्यादा होते हैं। कर्तव्य बहुत ज्यादा है, एक इंसान को अलग अलग कर्तव्य निभाना होता है। ठीक है, उसके बाद अधिकार कम होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो अब देखो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए। 10 मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य की संख्या कितनी है ऐसा पूछ लेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कितनी संख्या दी गई है? 10 दी गई है, 10 दी गई है। ठीक है, 10 दी गई है, 10 दी गई है। ठीक है ना, और अब देखो किसमें दिए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। ये तो याद ही क्या होगा, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, 3 शब्द दिए थे, है ना।
3 वर्ड दिए थे, ये तीनों वर्ड दिमाग में बिठा लेना। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीनों 42वें संशोधन में दिए और 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में, 76 में। ठीक है, और इसके भाग जो 6 ना, इसका भाग 6 और उसका अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद इतना याद नहीं रखना, वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए दिमाग में रख लो, अगर याद रह जाए तो बाई चांस पूछ ही ले। तो हमारे पास तो है डेटा, क्योंकि हमने एस सर से तैयारी करी थी। आपके ए सर से आपने तैयारी करी है, इसलिए आपके नंबर आएंगे और आपका मेरिट में नंबर आएगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब देखो, संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 13 से लेकर 33 तक मौलिक अधिकार दिए और 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संविधान में कहाँ पे दे रखे मौलिक अधिकार? कौन से भाग में दे रखे? तीसरे भाग में दे रखे। मौलिक अधिकार तीसरे भाग में दे रखे, छठे भाग में कर्तव्य दे रखे। याद रखना, देखो सभी, आप देखो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ये याद है आपको? 6 अधिकार होते हैं। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो तीसरे भाग में दे रखे, संविधान के तीसरे भाग में दे रखे। ठीक है, तीसरे भाग में दे रखे। और कितने हैं? ठीक है, कौन से अनुच्छेद तक हैं? तो 33 अनुच्छेद तक, डबल 3 कर दो तो 33 अनुच्छेद तक। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद से शुरू है? तो 3 और आगे 1 लगा दो, शुरुआत के लिए 1 लगा दिया और आगे 3 लगा दिया, क्योंकि 3 तो अपन चल ही रहा है। तो 13 अनुच्छेद 13 से लेकर 33 तक तो शुरुआत हो चुकी है, 33 तक खत्म हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, 6 मौलिक अधिकार है और तीसरे भाग में। ऐसे ही आप कर्तव्य पे आ जाओ। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। 10 का आधा तो 5 होता है, और जो 5 होता है ना, तो अनुच्छेद कौन सा है? 51 में। अनुच्छेद 51 में। ठीक है, 51 में भी क में। ठीक है, शुरुआत का क में। ठीक है, और कौन से भाग में? 6 में। भाग 6 में, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक है, कर्तव्य है ना, तो एक्स्ट्रा तो आएगा। कर्तव्य तो और ज्यादा, कर्तव्य तो जोड़ते देते हैं अपने को, बोझ देते ही रहते हैं, तो कर्तव्य देते ही रहते हैं, तो इसलिए एक और जोड़ देना 5 में। आधा 5 होता है, 5 में एक और जोड़ा तो 6 हो गया। तो 6 भाग में और 51वें, 51 क के अंदर आपके अनुच्छेद में। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, तो आपके एग्जाम में याद आने लग जाएगा आपको। तो देखो, जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको कैसे कैसे याद आ रहा होगा देखना। अभी अपन ने छुपा दिया उसको, तो अब देखो, अब कभी भी कर्तव्य की बात करें, ठीक है, कर्तव्य की और अधिकार की। कर्तव्य की बात करें तो आपको पता है कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। कितने अधिकार है? तो 6 अधिकार है। ठीक है, इसका आधा कितना होता है? 3 होता है। तो कौन से भाग में? तीसरे भाग में। ठीक है, तीसरे भाग में। कहाँ से शुरू हुआ? शुरुआत के लिए 1 लगा दिया, 3 का 3 ऐसे ही उतार दिया। तो 13 अनुच्छेद से लेके कहाँ तक? तो 3 का 3 उतार दिया, वापस 3 उतार दिया। 33 अनुच्छेद तक, 13 से 33 अनुच्छेद तक, तो ऐसे याद हो जाता है सीधी चीज़। ठीक है, ऐसे ही कर्तव्य में जो 5 है, ठीक है, 5 है, तो 5 पर कर्तव्य है, तो कर्तव्य में एक और जोड़ना पड़ेगा, एक और जोड़ा तो 6। तो छठे भाग में है, छठे भाग में भी देखो 5 तो आपका था आधा। ठीक है, आधा 5 था ही, और एक और 51 कर दिया और क कर दिया, तो ये 51 अनुच्छेद में दे रखा है। ठीक है, 51वें अनुच्छेद में दे रखा है, 51 के क अनुच्छेद में दे रखा है। इतना डिटेल में आपको याद हो जाएगा, ऐसा मजा आ जाएगा फिर आपको एग्जाम में। राज्य की नीति निर्देश तत्व। राज्य की नीति निर्देश तत्व चौथे भाग में दे रखे हैं। राज्य की नीति निर्देश तत्व और कर्तव्य दोनों चौथे भाग में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देश तत्व, और 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद में दे रखे हैं। कौन से? 36 से 51 तक। और 51 में कौन सा आ गया फिर? 51 क के अंदर आपके मौलिक कर्तव्य आ गया। ठीक है, 36 से 51 तक भारतीय नीति निर्देश तत्व और चौथे भाग में। इसमें मेनली आपको याद रखना है कि चौथे भाग के अंदर भारतीय नीति निर्देश तत्व। ठीक है, और वो दोनों तो आपको पक्के याद रखने हैं। और 36 से 51। ठीक है ना, आगे चलिए। 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहाँ पे लागू किया? राजस्थान में लागू किया। कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सुन लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 अक्टूबर 1949 को नेहरू जी को, ठीक है, ने नागौर में प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण की योजना को श्री गणेश किया। ठीक है, इस योजना की शुरुआत करी और पंचायती राज्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेहरू जी ने किसकी शुरुआत करी? पंचायती राज्य की घोषणा की। ठीक है, इसका श्री गणेश किया, पंचायती राज्य का, पंचायती राज्य का। 2 अक्टूबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को नेहरू जी ने। ठीक है, राजस्थान प्रथम राज्य है जहाँ पे संपूर्ण, ठीक है, सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण। ठीक है, सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई, वो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान राज्य। ठीक है, और इसका शुरुआत किसने करी? नेहरू जी ने। पंचायती राज्य की शुरुआत नेहरू जी ने करी। ठीक है, मतलब उद्घाटन किया 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये थोड़ा सा सुन लो नॉर्मली, बाकी ये कवर नहीं करता मैं इसमें।
पर फिर भी सुन लो। लिखित एवं निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो हमने बात करें लिखित, ठीक है। प्रभावशाली उद्देशिका है, भारतीय संविधान में विभिन्न संविधान का समावेश है, कठोर और लचीलेपन का समावेश है, लोकतांत्रिक राज्य और प्रतिनिधियों का चुनाव है, गणतंत्रात्मक राज्य, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है, संसदीय सरकार है, समाजवादी सरकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था का समन्वय है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सार्वजनिक मताधिकार है। इसे याद होनी चाहिए वैसे तो। विशेषताएं अपना संविधान, ठीक है। ये चीज और इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है हमने। वैसे तो इसको भी हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही था आपके, इसलिए तो हमने पढ़ा है। और ये भी देखो, ये अगर याद रह जाए ना तो नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए पता है? आयरलैंड से लिए। नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए पता है? आयरलैंड के उससे लिए। आयरलैंड से हमने इंस्पिरेशन लेके लिखा है नीति निर्देश तत्व, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, तीसरे भाग में है, ठीक है। और 13 से लेके 33 अनुच्छेद तक है, ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकार जो है किससे लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। अब कोई आपको मौलिक अधिकार पे बात कर रहा हो तो जब आप ये सारे फैक्ट बोलोगे तो कितना इंपॉर्टेंट, देखो केवल नौकरी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते पर एक आपकी इंप्रेशन देगा आपको, ठीक है। जब आप मतलब किसी के साथ बैठे हो, किसी को समझा रहे हो, किसी को पढ़ रहे हो, ये मौलिक अधिकार की बात चल रही है तो आप उसको फिर बता सकते हो 6 मौलिक अधिकार है हमारे, ठीक है। उसमें से तीसरे भाग में, संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 13 से लेके 33, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको याद कैसे हुआ? उसको पता ही नहीं कि उसने एस सर की वीडियो देखी। बताना मत आप कि एस सर की वीडियो देख के याद हुआ, वरना वो भी याद कर लेगा तो फिर आपकी इंप्रेशन कम हो जाएगी ठीक है। तो 13 से 33 अनुच्छेद तक है। और आप क्या बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ऐसे बताना मजा आएगा, ठीक है। और देखो, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय भी संयुक्त राज्य अमेरिका। तीन चीजें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का याद रखना है, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय। ये तीनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने इंस्पिरेशन लेके लिखा गया, स्रोत है अपने, ठीक है। और आ जाओ, संघात्मक व्यवस्था कन्नाडा से लिया है, ठीक है। कन्नाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया है, ठीक है। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, ये पूछ लेता है आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देश तत्व। ऐसे पूछेगा नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जर्मनी, ऐसे 4 ऑप्शन देगा तो आयरलैंड पे आपको टिक कर देना है। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, ठीक है। और देखो, आपके आपात उपबंध जर्मनी से लिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? संयुक्त संघ से लिया है, ठीक है। सोवियत संघ, सॉरी, सोवियत संघ से लिया। किससे लिया है? सोवियत संघ से, ठीक है। अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ से कर्तव्य, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड, ठीक है। एक बार उल्टा चले, चलो एक बार आपके लिए उल्टा भी चल लेते हैं हम। तो देखिए, संविधान के स्रोत, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, पीला कलर लेंगे बस हम, ठीक है। पीला कलर में अपन देखते हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से। आपात उपबंध जर्मनी से, ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता हमने बताई, सार्वजनिक मताधिकार है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, संघात्मक एकात्मक व्यवस्था का समन्वय, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी सरकार है, संसदीय सरकार है, ठीक है। गणतंत्रात्मक राज्य, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये लोकतांत्रिक राज्य, प्रतिनिधियों का चुनाव है, कठोर एवं लचीलेपन का समावेश है, भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश है, प्रभावशाली उद्देशिका है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित एवं निर्मित संविधान है, ठीक है ना। और देखो, राजस्थान प्रथम राज्य है जिसमें सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। पंचायती राज्य नेहरू जी ने शुरुआत करी 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 का राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ, ठीक है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 33 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। और देखो, और अपना 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष उद्देशिका में दे रखा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, और 1976 में 42वां संशोधन हुआ था उसी में दे रखा है, ठीक है ना।
उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों की संक्षिप्त वर्णन करता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते भी हैं 26 जनवरी को। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं थे और 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे और 470 अनुच्छेद है। 8 अनुसूचियां थी और 12 अनुसूचियां है। ठीक है ना। और देखो आप, 14 नवंबर 1949 को पहली बैठक हुई, 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई थी तीसरी बैठक, सॉरी। तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई थी भारतीय संविधान की, और खत्म हुई थी 26 नवंबर 1949 को। और देखो आप, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान की मांग का स्वीकार कर लिया था क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज शब्द दिया। महात्मा गांधी ने 1942 में स्वराज शब्द दिया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान को बनने में। एक बार वापस देखेंगे अपन, मतलब शुरू से लेकर अंत तक में। अब सीधा चलेंगे अपन भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य में। भारतीय संविधान का निर्माण कितने में हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना। आगे आ जाओ, महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज शब्द दिया। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्वीकार किया गया। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, अंतिम बैठक जो थी तीसरी बैठक, वो 14 नवंबर को हुई। 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, पहली बैठक 1946 को। ठीक है, 1946 को, 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को पहला मतलब अध्यक्ष बनाया था। ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हुई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई थी। भारतीय संविधान के अंदर निर्माण के समय 22 भाग थे और अब 25 भाग है। 395 अनुच्छेद थे, अब 470 अनुच्छेद है। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको गणतंत्र घोषित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की उद्देश्यता प्रस्तावना संविधान के ध्येय और उसके आदेशों का संक्षिप्त वर्णन है। और संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता 1946 में 42वें संशोधन में दिया गया। ठीक है, उद्देशिका के अंदर यानी प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संशोधन में जोड़ा गया 1976 में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे अपना एक फैक्ट है, 42वां संविधान संशोधन 1946 में भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, 42वें संशोधन में, ठीक है, और 1976 में जो हुआ था उसके छठे भाग के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश है। और संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 13 से 33 में मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना। और देखो, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 1952 के अंदर राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ और नेहरू जी ने, ठीक है, पंचायती राज्य का मतलब शुरुआत करी 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान प्रथम राज्य था जहाँ पे संपूर्ण राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता हम बता चुके हैं। लिखित एवं निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, प्रभावशाली उद्देश्य का भारतीय संविधान में विभिन्न संविधान का समावेश है, कठोर और लचीलापन का समावेश है, लोकतांत्रिक राज्य प्रतिनिधित्व चुनाव है, गणतंत्र राज्य निर्वाचन राष्ट्रीय दीक्षा, ठीक है, संसदीय सरकार, समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघात्मक या एकात्मक व्यवस्था का समन्वय, एकीकृत न्याय व्यवस्था, सामाजिक सार्वजनिक मताधिकार। ठीक है, संविधान के स्रोत की बात हमने कर चुके हैं हम। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका। संघात्मक व्यवस्था कनाडा। नीति निर्देश तत्व आयरलैंड। आपात उपलब्ध जर्मनी। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा लास्ट टारगेट भी पूरा हो गया है। तो आज के हमने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डे वन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और बताना है कि हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्लास के अंदर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, ठीक है, आपके लिए। अब डे टू के अंदर करेंगे तो आपको डे वाइज जो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है ना, उसको कंप्लीट याद करते हुए चलना है। ठीक है, वैसे तो आपको वीडियोस में याद हो ही रहा होगा, इसकी क्विज लगा दोगे आप एजुकेशन बायस पे जाके उसकी कम्युनिटी टैब में, तो आपका और काम बन जाएगा, ठीक है ना। क्विज आपको आज ही नहीं लगानी है, क्विज आप अगले दिन लगाओगे जब आप सेकंड क्लास अटेंड करने वाले हो उससे पहले, ठीक है ना। शाम को 5 बजे आप हमेशा सेकंड क्लास अटेंड करते हो, तो उससे पहले 4 बजे आपको क्विज लगा के बैठ जाना है, और उसके बाद 5 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, 4:30 बजे भी क्विज लगाना स्टार्ट करोगे तो भी 15 मिनट में क्विज लगा लोगे। उसके बाद 5 बजे अपनी सेकंड डे की क्लास आपको करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।